देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था अपने चैप्टर 1, क्या? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक इंट्रोडक्शन है ये। इंट्रोडक्शन क्या, ये तो पूरे इस चैप्टर, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पढ़ना है ना, उसका ब्रीफ इसमें डाल दिया है। अगर इसे अच्छे से पढ़ लिया तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ कंटेंट आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर काफी कुछ है। कुछ टाइम पहले कोई, मैंने शायद आपसे शेयर भी किया हो, कोई लेडी, कोई फ्रेंड है उसकी, मिसेज एलएलबी करने लगी। जैसे घर में रहती थी, वो सोचा चलो पढ़ लेते हैं एलएलबी, तो पढ़ा गया नहीं, एग्जाम आ गया। उसमें एक पेपर ये भी था। उन्होंने 2-3 बोले कि भैया इस चीज का पेपर है, मेरे को आता नहीं। तो एक पेपर उनका पूरा, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा पेपर, एक लो है ना, तो उसमें तो पूरा पेपर ही होता है। जैसे जितना अपने कॉन्ट्रैक्ट है इससे ज्यादा नहीं, उनके 100 नंबर का पेपर हो जाता है इतने में। तो उन्होंने कहा जी मेरी तो तैयारी नहीं है। मैंने कहा जी ऐसा है कि आप कोई हेल्प करो, उनको पता है भाई इनकी भी थोड़ा बहुत लॉ वगैरह की फील्ड है। तो मैंने कहा जी हेल्प कोई मैं अलग से कोई आपको टाइम दे के या बता पाऊँ, या ये तो गलत फहमी है, कोई 10-5 मिनट अलग बात है भाई, इतना कहाँ पे पूरा सिलेबस थोड़ी कराया जा सकता, और ना टाइम था। तो मैंने उनको कहा ये मेरे पास एक रिकॉर्डेड क्लासेस है, इतनी क्लासेस तो आप देख नहीं पाओगे, इतना कॉन्ट्रैक्ट, इतना टाइम भी नहीं था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन होंगे उनके पास। तो उनको मैंने कहा ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो बस। वो कहते हैं मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कहाँ पढ़ूं, एक पेपर पूरा देना है हमने और आता कुछ भी नहीं है क्या इसके अंदर। तो मैंने कहा जी 2 दिन में 3 दिन में आपने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ लोगे, इसकी वीडियो देखते जाओ, आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझ आ जाएगा, फिर आगे वाली कहानी जोड़ लोगे। वो ऐसे ही चलता है उनके, थोड़ा सा कुछ भी लिखे जाते हैं, बस थोड़ा आइडिया हो तो वहां से ये 20-20 नंबर के क्वेश्चन लिखने होते हैं, भरे जा रहे हैं पेज। तो उन्होंने ऐसे ही किया, ये वाली क्लासेस देख ली, सिर्फ एक चैप्टर बन गई, क्योंकि इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट का ओवरव्यू आ गया। फिर उनके बाद उनको कहानी समझ आ गई भी इसमें है क्या। उन्होंने आगे नहीं बढ़ा, बस वो आइडिया हो गया ना, हाँ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्री कंसेंट क्या है, वर्ड एग्रीमेंट क्या है, सारों का आइडिया हो गया इस चैप्टर में। उसके बाद उन्होंने पेपर दे दिया, काफी टाइम बाद मिले तो वो कहते हैं जी मेरा तो पेपर बहुत बढ़िया हो गया, आपका वो एक चैप्टर करके ही सारा मुझे समझ आ गया, उसके बाद तो कहानी हमने जोड़ ही लेनी थी। तो बस थोड़ा थोड़ा आइडिया सारा हो गया। तो इस चैप्टर में पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही थोड़ा थोड़ा कवर हो जाता है। इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट जो चैप्टर है, फ्री कंसेंट पे एक चैप्टर है, कैपेबल पार्टी पे एक चैप्टर है, वो सारे एक डिटेल में या ब्रीफ में डाल दिए गए। तो अपना ये टॉपिक यहां से अच्छा क्लियर हो जाता है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? क्लास 2। कॉन्ट्रैक्ट आया 1 सितंबर 1872 में, बहुत पुराना एक्ट है। और डे टू डे लाइफ में हम बड़ी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस विद कंसीडरेशन, प्रॉमिस विद कंसीडरेशन। अगर ऑफर की एक्सेप्टेंस हो जाए तो दैट इज प्रॉमिस। कंसीडरेशन सेक्शन 2 क्लॉज डी, कंसीडरेशन हो तो क्या बन जाएगा वो? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, बहुत से अग्रीमेंट में से बहुत थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं, क्योंकि उसमें सेक्शन 10 के फीचर होने चाहिए। एक नहीं, सारे फीचर। क्या? दोनों लोग क्या हो? साउंड माइंड के, पागल ना हो कोई। पागल मतलब इडियट ना हो, ड्रंकन ना हो, लुनेटिक ना हो। लुनेटिक और इडियट में मैंने फर्क बताया था। हाँ जी वीर, क्या है लुनेटिक और इडियट? हाँ, इडियट होता है वो ठीक नहीं होता, कोई कहे तो ठीक हो गया था ना, ठीक नहीं होता। और लुनेटिक होता है, हो जाता है टेम्परेरी, वो क्या आदमी है अनसाउंड माइंड का हो गया है, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ इलाज होगा। तो जब वो ठीक हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उस पीरियड को क्या बोलते हैं? लूसिडिटी पीरियड, उसमें डील कर सकते हैं। ठीक, जब फिर बीमार हो गए, पागल हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो हालत खराब होती है, कईयों की हालत थोड़ी ठीक होती, कईयों की ज्यादा खराब हो जाए ना, तो उनको फिर बेचारों को मेंटल असाइलम में भी भेजना पड़ता है। तो देखो हालत तो किसी के जाने, कोई नोन था पटियाला से, दोस्त का के कजन, कोई फ्रेंड है उसका कजन सीए था, कोरोना में सारे परिवार वाले बेचारे के एक्सपायर हो गए, वाइफ बच्चे, कोरोना बहुत बुरा हाल हुआ उस टाइम। अब वो अकेला रहेगा परिवार में, और वो इतना कुछ हो गया जब, तो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया। सीए था वो, और वो सीए भी क्या, हमारा सीनियर, जैसे वो दोस्त का कजन था, मामा का बेटा,
तो हम लोग उससे गाइडेंस ले लेते थे थोड़ी बहुत जब हम सीए करने लगे, क्योंकि वो सीनियर था, नेट वेट तो होता नहीं था, तो ऐसे ही सीनियर से कुछ गाइडेंस। अब बेचारे की अब डेथ हो गई, वो भी मेंटल असाइलम में था, संभाले कौन, परिवार ही खत्म हो गया कोरोना में। अब फिर वो मेंटल असाइलम में था दिल्ली एरिया में कहीं, फिर थोड़े दिन पहले उसकी डेथ हो गई। तो क्या होता है कि किसी फैमिली वाले के जाने से, कोई रोड एक्सीडेंट से, कोई और बड़ा बिजनेस में कोई धोखा हो गया या कुछ, तो बंदा क्या हो जाता है, कई बार मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाता है। पर ऐसे लोगों का इलाज चलता है, वो ठीक भी हो जाता है कई बार, मेडिकेशन बहुत है। वो पुराने टाइम में भूत आ जाता था ना, वो भूत बात वाले नहीं, वो पागल होते थे, किसी वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते थे। पुराने टाइम में कोई स्टडी तो होती नहीं थी, वो भूत आ गया, इसमें कोई आत्मा आ गई है, कुछ ऐसा हो गया ऐसा। अब वो सारे ठीक हो जाते हैं, इलाज चलता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेरे पास एक आर्टिकल था, अनिल शेट्टी, उसकी सिस्टर को ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वही इधर उधर के लोग कहने लगे कोई और प्रॉब्लम है ऐसा कुछ, तो वो खुद सीए करता था, मेरा स्टाफ था, तो वो सीए करता था, बंदा स्टडी करता रहा, वो करता रहा, स्टडी करता रहा, डॉक्टर्स के पास इलाज चलता रहा, डॉक्टर से ज्यादा उसकी मतलब स्टडी में टाइम उसने लगाया, और उसकी सिर्फ बिल्कुल सही हो गई, बिल्कुल 1% उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बची, तो इलाज चला, बिल्कुल ठीक हो गई। मैं तो खुद हैरान था, इतना भी देखो कितना कुछ पुराने टाइम में चला करता था मेंटली डिस्टर्ब्ड लोगों का, अब इलाज हो गए सारे। तो ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं, बड़े मतलब इस तरह के साइकेट्रिस्ट और बड़े हॉस्पिटल जगह जगह खुल रहे, ऐसे लोग जब ठीक है उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और जब वो फिर बेचारे डिले हो जाएं, बीमार हो जाएं, तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा नशे का, एक तो नशे में बड़ा पंगा है, इसको ना कोर्ट भी क्या कर देगा, बंदा अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है और उसकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, तो वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है ना, क्यों, उसे समझ ही नहीं आ रही। कोई बंदा बहुत दिन किए हुआ, अगर उसका फोन आ जाए ना, तो ये समझ लो 1 घंटा आपका गया, क्योंकि उससे पता नहीं वही बात दोबारा कर लेगा, फिर वही बात दोबारा कर लेगा, उसको तो पता नहीं भी 4 बार पहले कर चुका हूं, लेकिन आप बोर हो रहे हो, भैया 4 दोस्त है, अब करे क्या, अभी नशा कर लिया उसने। एक आता है हमारा भी कोई ऐसा है दोस्त, जो जब वो ड्रिंक करता है, वो जब तब फोन करता है, वैसे दिल्ली रहता है, वैसे नहीं उसे याद कौन कहाँ है, खूब वहां पे बढ़िया पैसा वैसा कमाता है, लेकिन जिस दिन वो ड्रिंक कर लेता है, सारों को फोन मिलाता है फिर वो घंटा घंटा बातें करता है, और बातें पता कौन सी करता है, वो नर्सरी से पढ़ते थे तब से, बंदे कह रहे इसकी तो याददाश्त ज्यादा आ गई, आपा कहते इसका दिमाग नहीं काम कर रहा, ये तो पुराने घड़े मुर्दे भी उखाड़ रहा है 40 साल पहले। उसने मुझे बताया टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे एक स्कूल था, मैं पहले वहां पढ़ता था, मैंने कहा मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं, बाद में मेरा उस एरिया में कभी जाना हुआ, मैं वैसे ही वो बात याद आ गई। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा यहाँ स्कूल था, कहता हाँ यहाँ एक स्कूल था, बोलो इतने साल पुरानी बातें, तो वो उसको समझ नहीं होती, भाई ठीक है बोले जा रहा है, जो भी बातें करे जा रहा है, मेरे को बता क्या काम है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सुबह भूल जाता है भी रात को वादे किए थे कोई। तो ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट ना करो। लेकिन पंगा पता क्या है, आपने ऐसे लोगों से डील कर ली, ऐसे नहीं किसी आम आदमी से भी डील कर ली, ये प्रूव करने पे है कोर्ट में, क्योंकि नशा ये कोई ड्रिंक करना ही तो क्या है, मतलब कोई वो तो है नहीं कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंस में है तब तक दिक्कत है, इन्फ्लुएंस में नहीं है तो वो ठीक है, बड़े से बड़ा कोई रईस ऑफिसर कुछ भी हो सकता है इन्फ्लुएंस में, तो कभी भी कुछ हरकत कर दे। कहने का मतलब यही है कि इन चीजों को कोर्ट में बड़ा पंगा है, ऐसे इस वजह से ऐसे लोग जो ड्रिंक ज्यादा करते हैं उनसे कोई भी प्रॉपर्टी कार या कोई, सबसे बड़ा पंगा पता क्या है, प्रॉपर्टी की डीलिंग का है। कार का क्या होगा, ना कर देगा कौन सी बड़ी बात है, कितने रुपए का फायदा नुकसान है, प्रॉपर्टी की डील होती है करोड़ों रुपए में, अब डील होने के बाद वो बाद में बदल जाए कि मैंने तो हाँ की नहीं, मैंने तो साइन ही नशे में मारे, ये वो ऐसे, तो बड़ी दिक्कतें हैं, उसका रेट भी ऐसे बहुत ऊपर नीचे होते हैं प्रॉपर्टी के। तो इसकी ऐसी कोई भी डील करो तो ऐसे अकेले आदमी के सामने ना करो, उसके साथ में एक आधा उसके परिवार का कोई दोस्त कोई रिश्तेदार हो तब करो, ताकि कल को ये ना कह सके कि मैं तो नशे के इन्फ्लुएंस में था। एक आदमी को कोई नशा नहीं किया हुआ, डिलीरियस फीवर है बहुत ज्यादा, अगर इतना फीवर है, डिलीरियस कंडीशन में है, फीवर इतना ज्यादा है कि सेंसेस कंट्रोल में नहीं रहती। कोरोना में जो टेम्परेचर होता था ना वो बहुत ज्यादा होता था, आम टेम्परेचर तो जैसे 101 102 वो शायद 103 ऐसा कुछ होता था, 104 बहुत तेज,
जब इतना ज्यादा टेम्परेचर हो, वाकई वो ऐसी हालत में होता है कि बंदे की सेंसेस कंट्रोल में नहीं रहती। उस पीरियड में अगर किसी ने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले को समझ ही नहीं है इस चीज की कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है ना, उसका हाथ पकड़ के अंगूठा लगा लिया तो भी कोई मीनिंग नहीं है उस बात का, क्योंकि अगर ये प्रूव हो जाए कि उस दौरान तो वो हॉस्पिटलाइज था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। बाकी ये तो कोर्ट में चैलेंज करने वाली बातें हैं कि भाई वो होश में था नहीं था, ये सारी बातें कोर्ट के हैं। लो क्या कहता है वो तो प्रूव करेगा जो करेगा, लो क्या कहता है ये कहता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट ना करो। और किन से ना करो? फॉरेन डिप्लोमेट्स, मतलब मेहमान, हमारी कंट्री के जो गेस्ट हैं, जो वीजा ऑफिस में बैठे हैं, जापानीज, चाइनीज, यूके के लोग, यूएस के लोग, तो वो हमारी कंट्री के क्या है? गेस्ट। और वो वीजा देते हैं, परमिशन आओ हमारे कंट्री में, वेलकम ऐसे करके, ऐसा ना, बल्कि हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, वीजा दे दो। अब तो हाल यही है हिंदुस्तानियों का, और क्या है। मैं कई बार बात करता हूँ, पहले अंग्रेजों भागो यहाँ से, अब अंग्रेजों को हाथ जोड़ के प्लीज मेरे को आप अपने कंट्री में बुला लो, हिंदुस्तान में मेरा दम घुटता है, प्लीज आप अपने कंट्री में मेरे को जगह दे दो। वही वाली बात तो होगी, उनके जाके नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? पहले वो आए थे यहाँ, तब आपको वो बुरे लगते थे, अब वही अच्छे लगते हैं। उनका वीजा चाहिए, उनके यहाँ पे क्या करते हैं, ऑफिसर थोड़ी लग जाते हैं, लेबर करते हैं। कनाडा जाने वालों की देखो लेबर, बहुत ज्यादा लेबर। यहाँ से टॉपर बच्चे +2 में टॉप कर रहे हैं, और वहां जाके क्या काम कर रहे हैं? रेस्टोरेंट में वार्ड बॉय का, डिलीवरी मैन का, ये काम करते हैं वहां जाके। कोई ऑफिसर नहीं लगाता उनको वहां, ना कोई क्वालिफिकेशन है। यहाँ से कुछ भी बोलते रहे। ब्रम्पटन एक जगह मेरे रिलेटिव रहते हैं, पंजाब के हैं हम लोग, तो वहां बहुत रहते हैं, पूरे कैनेडियन एरिया में काफी लोग रहते हैं। तो खबरें वो बताते रहते हैं, क्या भैया, वो एक कजन है मेरा, वो कहता है ब्रम्पटन में तो फुटपाथ पे सोने की भी जगह नहीं है, ये हाल है हिंदुस्तानियों का, काम नहीं है, इतने जा रहे हैं। चलो, उन लोगों के वीजा ऑफिसर यहाँ बैठे हैं। अब तो हाल ही हो गया, वो वहां से बंदे कितने भेजे हैं, वहां से बंदे आते थे पहले। भाई ठीक है, मान लो मैंने एप्लीकेशन लगाई, मुझे वीजा चाहिए कनाडा का। अब अगर वहां इंडियन बैठे हैं तो क्या पता मेरी कोई जान पहचान निकल जाए, वो गए यार ये तो सर हैं पढ़ाते हैं वहां, चलो इनका वीजा लगा ही दो, चाहे कंडीशन पूरी ना भी हो कुछ एक आधी। इसीलिए वीजा ऑफिस में उधर के लोग बैठते हैं हमेशा, कैनेडियन। पर क्या करें, सारा हिंदुस्तान कनाडा जाने को, ऑस्ट्रेलिया जाने को तैयार बैठा है, वहां से कितने बंदे यहां भेजे। तो उन्होंने ना वीजा ऑफिस पहले क्या थे, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हुआ करते थे, चाणक्यपुरी एरिया में उस साइड। अब वो जगह जगह बना दिए, चंडीगढ़ में और लुधियाना में, कई जगह कोई बंदे। और वहां 5,000 आदमी है उनके पास, 5,000 कैनेडियन एम्बेसीज के अंदर। और वहां उन्होंने इंडियन रख लिया। अब क्या करें, वो कनाडा से कितने बंदे लगाए वहां से बुला के, ना वो रहना चाहता है यहाँ, तो वो इधर वाले ही बंदे लगे हुए उन वीजा ऑफिस सारों में काम करते हैं। लेकिन थोड़े बहुत उनका जो मेन बॉस है वो सारे क्या है? कैनेडियन है। वो हमारे कंट्री के क्या है? गेस्ट हैं, जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके। तो उन गेस्ट लोगों को सम्मान देते हैं भारत सरकार, इंडिया का लॉ। उनसे कोई झगड़ा हो गया कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो आप इंडियन कोर्ट में केस नहीं चला सकते। कहां जाना पड़ेगा? इंटरनेशनल कोर्ट। क्योंकि वो सोचते हैं कि भैया इनसे इंडिया में ट्रायल करना फेयर नहीं होगा, क्योंकि आप तो इंडिया के अंदर हो और वो आपके गेस्ट हैं, और उनके जोर तो चलेगा नहीं, है ना, फर्क तो है ही है। भाई एक यूएस के क्रिमिनल पे इंडिया में केस चलाया जाए तो वो थोड़ा उसे लगेगा बायस्ड होगा, ये ऐसे है ना। तो इंटरनेशनल कोर्ट में, या फिर उनसे रिटर्न में ले लो कि दे कैन बी प्रोसीडेड इन इंडियन कोर्ट, देन ओके, तब आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करो, वैलिड है। ना मानने पे इंडिया कोर्ट में भी केस चल सकता है, अगर वो रिटर्न में दे दें तो। क्लियर? चलो, तो कंसीडरेशन लीगल हो, कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। और सुनो, ये जो कंसीडरेशन होता है ना, कंसीडरेशन, ये क्या होता है? गिव एंड टेक का कंसेप्ट है। गिव एंड टेक, कुछ दो और कुछ लो, कुछ दो कुछ लो। गिव यानी डेटर्मिनेंट, आपके लिए कोई चीज क्या है? लॉस। डेटर्मिनेंट मतलब लॉस। टेक क्या मतलब? गेन, बेनिफिट। एक आदमी के लिए फायदा, दूसरे के लिए क्या होगा? नुकसान। आप ए हैं और बी को आप क्या दे रहे हैं? कार। कार दे रहे हैं, बी बदले में आपको 2 लाख रुपया दे रहा है। आप कार दे रहे हैं, बी बदले में क्या दे रहा है? 2 लाख रुपया। तो ए के लिए कार क्या है? कार। कार क्या है? डेटर्मिनेंट। इसके लिए कार क्या है? डेटर्मिनेंट लॉस। कार गई इसके हाथ से, लॉस, अफसोस है इसे, कार गई। लेकिन इसके लिए पैसा क्या है? 2 लाख रुपए क्या है?
बेनिफिट, गेन, है ना। ऐसी इसके लिए पैसा क्या है, 2 लाख क्या है, डिटरमिनेंट, 2 लाख गए। और इसके लिए कार क्या है, बेनिफिट, समझ गए। कार इसके लिए बेनिफिट है तो इसके लिए क्या है, डिटरमिनेंट, मतलब लॉस। एक ही चीज दोनों के लिए गेन तो नहीं हो सकती ना भाई। कार आपके लिए लॉसफुल है, चली गई, और फायदा पैसा, उसके लिए पैसा लॉसफुल है, डिटरमिनेंट, और गेन क्या है, बेनिफिट क्या है, कार। तो एक चीज, एक के लिए कार बेनिफिट है, दूसरे के लिए डिटरमिनेंट। पैसा एक के लिए डिटरमिनेंट तो दूसरे के लिए क्या है, बेनिफिट। तो इसमें कंसीडरेशन क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न, और वो समथिंग इन रिटर्न में जो समथिंग है वो भी सर्टेन होना चाहिए। समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू, क्या बोला इसका मीनिंग, समथिंग इन रिटर्न। और ये समथिंग का मतलब ये फाइनल हो, डेफिनेट हो। समथिंग जो है क्या होनी चाहिए, डेफिनेट, या क्या हो, सर्टेन, क्या हो, नॉट कंफ्यूजिंग, कोई कंफ्यूजन ना हो, नॉट कंफ्यूजिंग, नॉट वेग, नॉट वेग, नॉट इलूजरी। मैं इसलिए बता रहा हूं ये वर्ड ना एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं, क्या हो, अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस, एक ही चीज है ये, डेफिनेट होना चाहिए, कंसीडरेशन सर्टेन, अनसर्टेन ना हो, नॉट कंफ्यूजिंग, कोई किसी किस्म का डाउट ना हो, इल्यूजरी ना हो। इल्यूजन क्या होता है, डाउट, भ्रम, कंफ्यूजन, इल्यूजन, ठीक है ना, इल्यूजन। जैसे वो मान लो हिली एरिया में क्या होता है, बर्फ पड़ी पड़ी है, और जब शाम को सूर्य ढल रहा होता है, छिप रहा होता है, सनसेट हो रहा होता है, तो रेडिश कलर का होता है, जैसे अपन देखते हैं ना, छिप रहा होता है, तो वो बर्फ वाले पहाड़ों पे पड़ता है, तो ऐसे लगता है गोल्डन हिल्स हैं। कई जगह इंडिया में गोल्डन हिल्स देखी जाती हैं, वो गोल्डन हिल्स वगैरह नहीं है, वो रिफ्लेक्ट ऐसे करती हैं जैसे गोल्ड चमक रहा हो, वो इल्यूजरी है, उसे बोलते हैं एक इल्यूजन है, इल्यूजन से बन रहा है ऐसा बाय चांस, ठीक है। तो इल्यूजरी मतलब कंफ्यूजन, मतलब रियल नहीं है, नॉट रियल, इल्यूजरी है। जैसे वो पहाड़ गोल्ड के नहीं है, नॉट रियल, पर सीम्स टू बी रियल, लगता है, वही चीज इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी तो हो गया कंफ्यूजिंग। वेग का मतलब ये है, वेग मतलब जिस चीज के कई मीनिंग निकलते हो, ऐसा ना हो, मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वेग ना हो। एम्बिगियस, एम्बिजिटी का मतलब होता है वही कंफ्यूजन, तो ये क्या होना चाहिए, अनएम्बिगियस, एम्बिगियस ना हो, क्या हो, अनएम्बिगियस, यानी एम्बिगियस ना हो। क्लियर है। ये मैंने जानबूझ के लिखे हैं क्योंकि इस लॉ में ये एक ही चीज को कई तरह लिखा जाता है, तो आपको कहीं इल्यूजरी लिख जाए तो समझ जाना कंफ्यूजिंग। वेग का मतलब कंफ्यूजिंग, एम्बिगियस का मतलब क्या है, कंफ्यूजिंग। क्या होना चाहिए, अनएम्बिगियस। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि अब कर चुके हैं, उसमें एक एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट आता था, कौन सा सेक्शन था, बिल्कुल सही, सेक्शन 17, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 17, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। कौन बताएगा, संजना बताएंगे, थोड़ा कुछ याद है, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, हाँ जी, रूहानियत। माइनर है या दुनिया में नहीं है, उसे बिल समझे कि प्रोमिसी नोट, चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी। मैंने एक माइनर मोहन से बिल लिखवा के वीर को दे दिया, वीर कहता है मोहन बढ़िया आदमी होगा, नाम जिसका इतना मोहित करने वाला मोहन है तो बढ़िया आदमी होगा, भगवान के नाम से नाम है, होता ना, आधे आधे पहले लोग रखते थे भगवान के नाम से नाम, तो अच्छा ही मैसेज आता है, अच्छा ही होगा। कहता सर से तो अच्छा ही होगा, पैसे दे ही देगा। इसने बिल ले लिया, बिल एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया। बाद में मोहन से पैसे लेने जाता है तो पता लगा मोहन कौन निकला, माइनर, या मोहन असली वाले भगवान, वो वृंदावन वाले। तो वहां जाके से फील हुआ, अच्छा ये तो सर चीटिंग ही कर गए, इन्होंने तो भगवान के पास भेज दिया पैसे लेने। तो इसका मतलब रियल में साइन वाइन किसी मोहन के नहीं है, वो साइन मैंने मारे या माइनर से
साइन करवाए हैं जिससे पैसे लिए नहीं जा सकते। तो ये क्या है, ये मुझसे ही मांगेगा पैसे, मैं ही फर्स्ट पार्टी। ये प्रॉमिसी नोट मान लो बजाय किसके, बिल ऑफ एक्सचेंज के। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, प्राइमरी एक्सेप्टर की ड्रॉई की होती है, लेकिन एम्बिगियस है ये ड्रॉई जो है एक्सेप्टर वो तो माइनर है या दुनिया में नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये करामात किसकी है, मेरी है। ड्रॉर ने साइन करवाए ड्रॉई के या खुद मारे, तो मैं ही फर्स्ट पार्टी, आप इसे प्रॉमिसी नोट ही समझ लो बजाय बिल ऑफ एक्सचेंज के, प्राइमरी पार्टी मैं ही लायबल हो जाऊंगा, समझ गए। तो ये कौन सा बिल होता है, एम्बिगियस। वर्ड याद दिलाया मैंने, ऐसा कोई वर्ड था भूल गया आप लोग, रिवाइज करो, कहीं ऐसा ना हो थोड़े दिन बाद आपको लगना लग जाए भी सर ने करवाया नहीं था, मैंने बहुत कुछ करवा रखा है, भूल जाते हैं बच्चे। एम्बिगियस, उठाया करो बुक, शुरू हो जाओ, एक रोज कुछ ना कुछ रिवाइज जरूर करो। यहां जो चल रहा है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा रोज हर सब्जेक्ट का करो रिवाइज, पुराना जो हो चुका है। एम्बिगियस ना हो, कंफ्यूजन वाला ना हो, जैसे कि अब आपको कुछ एग्जांपल, कंसीडरेशन, मैंने कहा विल यू बाय माय कार फॉर समथिंग, जितेंद्र को कहा विल यू बाय माय कार फॉर समथिंग, अरे यस सर आई विल बाय इट। अब ये समथिंग का क्या मतलब है, कल को मैं पता लगे बहुत इसकी प्रॉपर्टी भी कह दूं आप पूरी प्रॉपर्टी दे दे, समथिंग की कोई डेफिनेशन है क्या, नहीं, ये कंफ्यूज करने वाला कंसीडरेशन है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं, क्योंकि कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, लीगल और सर्टेन, अनएम्बिगियस, नॉट इल्यूजरी, डेफिनेट, क्लियर। या मैंने कहा वीर विल यू बाय माय कार फॉर will you buy my car for at least rupees 5 lakh, for at least rupees 5 lakh, कम से कम 5 लाख में कार लोगे, वीर कहते हैं ले लूंगा कार, कम से कम 5 में। जब ये कार लेने आया 5 लाख रुपए गिनते लेके आया, मैंने कहा ले 8 लाख दे, ये कहता 8 लाख क्यों, 5 का था, मैंने कहा कम से कम 5 का था भाई, एटलीस्ट 5 लाख का था, मैंने 5 लाख तो कहा ही नहीं, मैंने कहा था एटलीस्ट 5 लाख, तो मेरा मूड 8 का है, 8 लाख दे। क्या सर धोखा है, शब्दों से खेल रहे हो आप, एट लीस्ट और ये वर्ड तो हम ध्यान ही नहीं देते। मैंने कहा मैं तो देता हूं ध्यान, मैंने तो रिकॉर्ड किया होगा तूने, एट लीस्ट बोला है मैंने, तो झगड़ा हो गया ना। कहने का मतलब क्या, एट लीस्ट, अप्रोक्स, एट मोस्ट, ये जो वर्ड है ना ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, यानी कंसीडरेशन सर्टेन नहीं है, और कंसीडरेशन सर्टेन नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं। क्लियर, कंसीडरेशन बिल्कुल क्लियर हो ताकि झगड़ा कल को ना हो। चलो दिव्यम बताएंगी, मैंने इनको कहा विल यू बाय माय कार इन द कंसीडरेशन ऑफ योर प्लॉट ऑफ कोर्ट कॉलोनी एरिया, मैंने कहा क्या तुम कार खरीदोगे, किस कंसीडरेशन में, इन कंसीडरेशन ऑफ योर प्लॉट सिचुएटेड एट कोर्ट कॉलोनी सिरसा, इसका एक प्लॉट है वहां, मैंने कहा इतने में कार ले लो जितने का प्लॉट है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, हाँ जी वैलिड है, हाँ जी जितेंद्र सर वैलिड है, वैलिड है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ना ले जाना, वहां कंसीडरेशन मॉनेटरी चाहिए होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यहां नहीं है कंसीडरेशन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी जैसा मर्जी हो। क्या दो लोग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, हाँ कोई किसी किस्म का धमकाया, प्रेशर, या मैंने वीर पे टीचर होने का फायदा उठा के प्रेशर बनाया हो, वीर कहता बिल्कुल नहीं है, बस ठीक है। फिर दोनों क्या मेजर लोग हैं, मान लो सारी बातें आप मेजर ही हो, चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सारी चीजें पूरी हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड। अगर वीर माइनर होता तो बड़ी दिक्कत है, वीर ना कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट देखते ही बेकार है, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड, वॉइड होता है वर्ड बेकार, वॉइड का मतलब बेकार, वैलिड तो होता है जिसमें सारी चीजें हो कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों मेजर लोग, ऑफर की एक्सेप्टेंस, लीगल कंसीडरेशन, फ्री कंसेंट है, ना ही लोगों ने इसे गलत बताया प्रॉपर्टी खरीद बेच को या कार की खरीद बेच को, तो इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर इन चीजों की कमी है कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। वॉइड का मतलब बेकार, हैविंग नो इफेक्ट, इसका कोई मीनिंग नहीं, बेकार है। जैसे माइनर से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड, देखते ही बेकार। इसके लिए ना वर्ड लगता है वर्ड एब इनिशियो, एब इनिशियो का मतलब होता है देखते ही, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, वर्ड
फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। वॉइड का मतलब बेकार। मान लो कुछ बातें सुन के पता लगेगा वैलिड है कि वॉइड, और वॉइड एब इनिशियो मींस सुनना ही नहीं। मुझे आके कन्ना पूछता, कहता सर बताने कॉन्ट्रैक्ट किया वैलिड होगा कि नहीं, मैंने कहा बताओ। आके कहता देखो जी एक 15 साल के लड़के ने कहा मैं शेयर दूंगा इतने में, मैंने कहा आगे चुप ही कर जा, बस बोलने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेकार है। वो नहीं दे रहा क्या शेयर, कहता नहीं दे रहा। मैंने कहा जा फिर घर जाके सो जा, शेयर नहीं मिलते क्योंकि वो बच्चा है। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन माइनर के साथ, वॉइड एब इनिशियो। क्या सर बात तो पूरी सुन लो, मैंने कहा सुनना ही नहीं है। एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो मतलब देखती क्या है, बेकार है, यूजलेस है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही बेकार। इलीगल वाले भी सुनने की जरूरत नहीं, मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट बेकार, वहीं रुक जाओ क्योंकि वो इलीगल काम है। इलीगल वाले काम के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, देखते ही बेकार, यानी वॉइड है। वॉइड की भी एक और मतलब लेवल, वॉइड एब इनिशियो, भाई बिल्कुल ही देखते बेकार। क्लियर ना। जैसे वो रिश्ते की बात चल रही है, दोनों के पेरेंट्स लड़के लड़की के बात कर रहे हैं, एक होता बात बताएगी, तुम सारी बातें सुन के वो कहे नहीं जी नहीं करना रिश्ता, लड़की वाले या लड़के वाले। एक होता है पहली बात सुनते ही कहना जी सॉरी करना ही नहीं। क्यों, क्योंकि कोई बात ही ऐसी है, वो कहते हैं इस बात पे हमने आना ही नहीं। जैसे उन्होंने बताया जी बात हुई लड़का लड़की वालों की, उन्होंने बताया कुछ ड्रिंक वाली बात बताई या नॉन वेज वाली बताई या फिर उसका बिजनेस ऐसा बताया, बस वो कहते करना ही नहीं, बात ही खत्म। तो वो होता है भाई ये वाली चीज तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मतलब कुछ फैमिली की ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे भाई मान लो तो वो चीज है तो आगे बात चलाने का फायदा ही नहीं। मीडिएटर ने जैसे ही बोला कि भैया उनका वाइन मर्चेंट है, वाइन की दुकान है, लड़की वाले उठ के ही चले गए। कहता जी अपने आगे बात करनी ही नहीं, जिनका काम ही वाइन बेचना क्या हमारे परिवारों में नहीं चलता, बात ही खत्म। एक होता है कि सारी बातें सुने फिर डिसाइड करें, तो वॉइड में वॉइड एब इनिशियो वॉइड ही है, पर उसकी भी एक ऐसी कैटेगरी जो बिल्कुल देखती बेकार है। इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, और कौन से वाले आते हैं, इलीगल वाले, देखते ही बेकार। ठीक है, पागल के साथ भी कुछ सोचने की बात ही नहीं, देखती क्या है, इडियट के साथ कॉन्ट्रैक्ट। भैया सामने वाला हंस रहा, कहता तूने कॉन्ट्रैक्ट किया कैसे, बेकार, देखती क्या है, बेकार। चलो, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए उसमें सेक्शन 10 के सारे क्या होने चाहिए फीचर। क्या फीचर थे सेक्शन 10 के, अपन ने पढ़ा, कैपेबल पार्टी, लीगल कंसीडरेशन, लीगल पर्पस। समझे, लीगल पर्पस। कोई भी इलीगल काम का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बेकार होगा। इलीगल काम का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बेकार। क्लियर। मान लो एक मुंशी, ये साथ में म्युनिसिपलिटी है, इसमें एक अलार्म, एक वो सुबह एक अलार्म बजता है सुबह 4 बजे, बहुत ऊंची होता है ना, कई जगह होता है, कोई फैक्ट्रीज में भी, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन भी बजाता है, कुछ किसी कोई लिंक है या तो कोई पानी आने का सिग्नल है या कोई और। तो किसी ने कहा यार यार नींद खुल जाती है, यार ये पड़ोस में बजता है सुबह 4 बजे और नींद खुल जाती है। दूसरे ने कहा नहीं खुलेगी नींद, 10,000 रुपये लगेंगे। वो जाके अलार्म खराब कराता है, यानी खराब करने के लिए डील हुई है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, इलीगल। इलीगल वाले कॉन्ट्रैक्ट सारे क्या होंगे, बेकार होंगे। क्लियर। कोई भी देखो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बेकार। किसी जानवर को मारना, किसी बंदे को पीटना, किसी की, कोई कह रहा है वो टीचर ज्यादा तंग करता है उसकी गाड़ी पंचर कर दो, उसकी बाइक पंचर कर दो, दूसरा कहता हो जाएगा 5,000 रुपये लगेंगे, तो वो पंचर कर देता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेकार, पकड़े भी जा सकते हो आप, बेकार है ये कॉन्ट्रैक्ट, यूजलेस है। केरला में हुआ है केस, किसी हाथी ने किसी की रेडी पलट दी। अब बेचारा जानवर है, आप उसके एरिया में जाके रेडियां लगाओगे तो उसका तो एरिया कम हो गया ना, वो नुकसान करेगा। जंगल एरिया है, केरला में जंगल एरिया बहुत है, कोई रेडी पलट दी होगी किसी की जानवर ने। उन्होंने क्या किया, वो फीमेल हाथी था जैसे, उसको जाके ना उन्होंने वो कुछ चीज में डाल के कांच खिला दिया, कांच पाउडर वाला, वो बेचारी मर गई। अब देखो वो पता लग गया भी ऐसे कोई इसको प्रॉब्लम नहीं, जो इस फिर डॉक्टर होते हैं इस तरह उनको आइडिया हो गया, फिर वो कोई पोस्टमार्टम हुआ क्या नहीं, तो पता लग गया कि कांच खिलाया गया। ढूंढा जा रहा था किसी को, पता नहीं पकड़ा गया कि नहीं, न्यूज में चला भी, देखो लोग ऐसा भी करते हैं, जानवर बेजुबान को मार दिया। तो चलो कहने को अगर कोई ऐसी डील कर रहा है ना किसी भी तरह की, इस तरह की डील वो गलत है। अब तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है,
अब तो सांप भी क्या है, मार नहीं सकता कोई, उसकी किसी को पकड़ना भी बैन कर दिया है सांप को, तो वो क्या पकड़ के छोड़ छाड़ आते हैं कहीं दूर। वो यार अपने एरिया में क्यों आता है कि हम ही उधर उधर बढ़ते जा रहे हैं, उनके पास जगह ही नहीं है कहीं, तो वो फिर पकड़ पकड़ के छोड़ छाड़ आते हैं, मारते वारते नहीं है। अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है और रूल बड़े स्ट्रिक्ट हो गए इस केस में। चलो, इलीगल काम है, कोई भी इलीगल काम, नौकरियां लगवाना, रिश्वत से सेटिंग करना, अवार्ड जीतना, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेकार है। किसी को पीटने के लिए पैसे देना गलत है। सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, बेकार है। और इस तरह के कामों में याद रखना, पैसे गए वापस नहीं आते। अगर आपने पैसे दे दिए ना, काम हुआ नहीं, तो पैसे वापस मांग लोगे भाई लोग? नहीं। एक किसी ने किसी को क्राइम करते देखा, मान लो किसी को ना चाकू मारते देखा, या किसी के घर को आग लगाते देखा, आग लगा रहा है भाई, किसी की दुकान को आग लगा रहा है कोई, मान लो राम नाम के आदमी ने देख लिया, अब वो राम कोर्ट में गवाह बन गया, पुलिस को कहता है जी हाँ ये एक्स ने आग लगाई है। एक्स और उसके घर के लोग जो है, एक्स कोर्ट में केस बन गया, एक्स और उसके घर के लोग राम को कन्विंस कर रहे हैं भी तू हमसे दुश्मनी ना ले, नहीं तो तेरा नंबर लगेगा, ये वो। राम नहीं डला, डरा नहीं वो। फिर उन्होंने राम को पैसे ऑफर किए, भी पैसे ले ले यार, हमारा नाम ना बोल कोर्ट में, पैसे दे देंगे। राम कहते दे दो। फिर उसने 2-4-5 लाख रुपए ले लिए, मान लो उनसे, गवाही नहीं दूंगा, पैसे ले लिए। कोर्ट में जब जज ने पूछा जी पहचानो ये एक्स था क्या आग लगाने वाला, राम कहते यही था, बिल्कुल 100% यही था। तो वो कहता भाई साइड में जाके कहता 5 लाख वापिस दे, तेरे को दिए किस लिए थे, तूने मेरा ही नाम लेना था, तो वापिस मांग लेगा? नहीं, ये पैसे गए तो गए, पैसे वापिस नहीं आते। याद रखो, लाइफ में कभी गलत काम में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए, और बाय चांस कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि इन्वॉल्व होना पड़ा, तो पैसे पहले नहीं देने बस, क्योंकि ये दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आते। आपको कोई कह रहा है एग्जाम में हेल्प करूंगा, पैसे दे दो, दे दी और उसने कोई हेल्प नहीं की, मांग लोगे क्या भाई लो पैसे वापस? नहीं। नौकरी लगवा दूंगा, लो 10 लाख रुपए, बाद में 15 लाख और लगेंगे, 10 लाख एडवांस दे दिए, जॉब वॉब लगी नहीं, 10 लाख भाई लो वापस, मांग लोगे? नहीं आते वापस। तो मेरा कहने का मतलब, इलीगल कामों में दिए हुए पैसे वापस मांगे नहीं जा सकते, जिसके गए फंस गए, पैसे गए। इलीगल है, बोलोगे ज्यादा तो दोनों फंस जाओगे इलीगल काम करने के चक्कर में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बेकार। कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, लीगल। कैपेबल पार्टी, कंसेंट क्या होनी चाहिए दोनों पार्टी की, ऑफर और ऑफरी दोनों में से किसी को डरा के, धमका के, टीचर स्टूडेंट या गुरु चेला या और किसी इन्फ्लुएंस में मनाया ना हो, फ्रॉड या झूठ बोल के मनाया ना हो, बंदे ने सोच समझ के दिल से हाँ कियो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वरना नहीं। क्या ना यूज किया जाए, कोर्शन। कोर्शन क्या होता है, धमकी। इसका आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 15 आएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 15 क्या था, डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। सैंपल का था 15 कंडीशन एज वेल एज सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन का भी था। पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 15 क्या था, बिल्कुल सही, यूज ऑफ प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी का 14 था, तो 15 था यूज ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, उसका सेक्शन था 15। ओके, तो कोर्शन, धमकी, डराना, गन पॉइंट पे मना लिया, बंदा इनकार कर सकता है? यस। आपके टेंपल पे गन लगा के कोई कहे कर साइन, नहीं तो बस ट्रिगर आधा दब गया, आधा और दब जाएगा। अब डर के, डरना भी चाहिए, उनका क्या है, वो तो पटाखों की तरह गोलियां चलाते हैं गुंडे बदमाश, और क्या उनको क्या फर्क पड़ता है। उनके पे तो कितने केस चल रहे होते हैं, एक जो गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, एक एक पे 70-60 70 केस चल रहे होते हैं। उनको पता है एक दिन मरना ही है, क्योंकि एक दिन तो पुलिस एनकाउंटर में मार ही देगी, तो वो क्राइम पे क्राइम करते जाते हैं, कोई तारीख पे कोर्ट में नहीं जाते, वो केस पे केस चलते रहते होंगे। तो उनसे डरना ही बनता है, क्योंकि उनका क्या जाना है, मार मूर के चलते बनते हैं बंदे को, ऐसे ही है। चलो, कोई बंदा डरा रहा है कि तेरा ये घर बेचेगा इतने में, सस्ता 2 लाख में, गन दिखा के कह रहा कर साइन, कर दो साइन, कर दो, बाद में कुछ बचेगा ही नहीं, कर दो। बाद में साइन करने के बाद आप पुलिस में कंप्लेंट करो, कैसे से करके मेरे पे साइन करवाएंगे, कैसे, गन पॉइंट पे, सबूत तो जरूर मांगेगी कोर्ट, प्रूव हो गया कि हाँ डरा के करवाए गए, तो आप कल को क्या इनकार कर सकते हो? यस। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट चारों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल एक और टाइप है,
वॉइडेबल वर्ड का मतलब होता है ईदर इट इज वैलिड और इट इज वॉइड, या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या बेकार है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी यानी विक्टिमाइज पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है। गन पॉइंट पे आपको डरा के मनाया गया तो आप कौन सी पार्टी हो? विक्टिमाइज पार्टी यानी अग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ। गन पॉइंट पे आपने साइन मार दिए। अब आप हिम्मत बना के कल इनकार करना चाहो कर सकते हो। यस, आप अग्रीव्ड पार्टी, आप मानोगे वैलिड है, इनकार करोगे तो क्या हो जाएगा? वर्ड। चॉइस किसके पास है? आपके पास। धमकी देने वाला अवतार नाम का आदमी था जो धमकी दे गया, तो अवतार धमकी दे गया, उसके पास ऑप्शन नहीं, ऑप्शन आपके पास। आप बेचारे हो, अग्रीव्ड पार्टी हो, आपको जी कोई बात नहीं, जैसे भी है ये घर मुसीबत बन गया, ये प्लॉट मुसीबत बन गया, बेचूंगा ये अब इसको। तो आप कहो यस तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आप इनकार कर दो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। सही है ना? तो वैलिड या वॉइड चॉइस किसके पास है? अग्रीव्ड पार्टी के पास। ठीक, तो वॉइड नहीं कह रहा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब वॉइड भी हो सकता है और वैलिड भी। चॉइस किसके पास? अग्रीव्ड पार्टी के पास। इन चार केस में, चार मतलब इन द एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट, जब बंदे की हां प्रेशर में करवाई हो, डरा के, झूठ बोल के, फ्रॉड करके, चार केस। कॉर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस यानी मॉरल प्रेशर, या क्या हुआ हो? फ्रॉड, या क्या बोला हो? झूठ। जानबूझ के झूठ बोला वो तो फ्रॉड है, अनजाने में झूठ बोला मुझे पता नहीं था तो वो क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे भी अगला कहता है तूने बोला तो झूठ ना, अब आपकी मर्जी, इनकार करना चाहो कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो जाएगा, आप हां करो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। तो वर्ड नहीं, ये क्या है? वॉइडेबल। क्लियर? बाकी चीजों में तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, बेकार होता है, इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। चॉइस किसके पास? अग्रीव्ड पार्टी के पास। क्लियर? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और एक बात, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ क्या डिक्लेयर है? वॉइड। लॉ ही कहता है बेकार। एक तो सोशल जस्टिस के अगेंस्ट, वी ऑल आर सोशल एनिमल, हमें सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी के बेस्ट के लिए, वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। अपन जहां रहते हैं, मतलब अपन जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, क्या चाहते हैं? साफ सुथरा हो, खराब ना हो, कोई परेशान ना हो, यही सोचते हैं ना अपा भी। अपा वहीं रहना है, अपने अपा जिस शहर में रहते हैं, आप उसके लिए बुरा नहीं सोचेंगे, अपा अच्छा ही सोचेंगे। तो सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहोगी तो, नहीं तो सोसाइटी आपको बायकॉट कर देगी, आपसे कोई बात ही ना करे। देखे ना, कुत्ते को रोटी डाली वो भी कहते इसकी खानी नहीं रोटी, वो भी चलता बने, तो इंसल्ट ही होती है। कहने का मतलब ये है कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत काम करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? बेकार, चाहे वो इलीगल ना हो। इलीगल होने जरूरी नहीं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट सोसाइटी हैं, अगेंस्ट सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके वेलफेयर के अगेंस्ट हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी बेकार। लॉटरी बैटिंग, मैं ये नहीं कह रहा लॉटरी इलीगल है, पंजाब सरकार लॉटरी खिलाती नहीं क्या, शर्तें लगती नहीं क्या? बड़ी शर्तें तो आजकल ऑनलाइन लग रही हैं गेम में। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है? बेकार। झगड़ा हुआ तो किसी और लॉ में जाके सुनवाई होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं। एरिया है ना हर एक्ट का, हर एक्ट का एरिया है, उस एक्ट में जाके। पार्टनरशिप का झगड़ा है तो पार्टनरशिप एक्ट में जाके सुनवाई होगी ना। कंपनी फॉर्मेशन को लेकर झगड़ा है तो कंपनी एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, हर एक आदमी का एरिया है। ठीक है ना? बिजली की प्रॉब्लम है तो बिजली बोर्ड के जेई को कहोगे या बीएसएनएल के जेई को कहोगे या पीडब्ल्यूडी के जेई को कहोगे? क्या जेई तो जेई है, जेई जेई नहीं है, एरिया उसका। बिजली की प्रॉब्लम है तो बिजली बोर्ड के जेई को कहोगे, ना कि पीडब्ल्यूडी के जेई को। वो कहता भाई साहब हम तो पानी ठीक करते हैं, पानी की प्रॉब्लम आपकी, और आपकी बिजली खराब है, बिजली बोर्ड में जाओ। सही है, एरिया है हर एक का एक वो चीज। तो अगेंस्ट सोसाइटी कोई भी काम करोगे गलत है, चाहे इलीगल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, खेल खेल में भी लोग बड़ा नुकसान कर देते हैं। अंकुश और कर्ण ने कहा कि गली के बल्ब तोड़ेंगे आज सारे, अंधेरा करेंगे पूरी गली में, देखते हैं कितने टारगेट सेट। इन्होंने वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ले लिए और निशाने लगाते हैं बल्ब पे कि देखते हैं कितने टूटते हैं। देखा जाए तो ये तो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, इन्होंने कोई इलीगल काम तो नहीं कह सकते इसमें। इलीगल कुछ ज्यादा अगर है तो इलीगलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो बल्ब इतना महंगा भी नहीं है। इन्होंने तो टाइम पास करना है, बस देखते हैं कितने टारगेट पे सेट बैठते हैं पत्थर। तो ये
क्या काम है ये? वॉइड। इस तरह के सारे काम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? गलत हैं, गलत हैं। ऐसा कोई भी काम करना गलत है। किसी को परेशान करना, हवा निकाल दी, पंचर भी नहीं किया बेचारों ने, हवा निकाल ली किसी के टायर की, तो इसका मतलब ही क्या है? परेशान तो करना हो ही गया ना सामने वाले को। एक स्टूडेंट इस बात से बड़ा चिढ़ रहा है कि यार ये पड़ोसी दोस्त बड़ा पढ़ता है, तो मेरी इंसल्ट होती है, पढ़ता बहुत है, ऐसा मेरी इंसल्ट होती है, ये पढ़ता रहता है। एक दिन उसे परेशान करने के लिए उसके बैग से उसकी नोटबुक गायब कर दी, नोटबुक अकाउंटेंसी वाली या मैथ्स वाली या कोई जिसमें सारा होमवर्क किया हुआ था। अब वो नोटबुक गायब करके उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बस ये हुआ कि वो परेशान तो होगा ना जिसकी नोटबुक क्या नहीं बनाएगा। लोगों को इसमें भी मजा आता है भी कोई परेशान हो, ऐसा है ना सोसाइटी में, ऐसा है। लोगों को ये भी तकलीफ है कि आप इतने खुश भी क्यों हो कईयों को। तो चलो अगेंस्ट सोसाइटी, अब ये काम भी सारे क्या है? सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हैं। देखो अडॉप्शन, किसी ने किसी का बच्चा गोद लिया, बच्चा अडॉप्ट करना गलत है क्या? अच्छा है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, बेचारे कोई हस्बैंड वाइफ है, बच्चा नहीं है उनके, कोई मेडिकल इश्यूज हैं और है, तो उन्होंने क्या किया? बच्चा अडॉप्ट किया। बच्चा अडॉप्ट कहां से करते हैं लोग? ऑर्फनेज बने हुए अनाथ आश्रम, जैसे अपने भाई कन्हैया आश्रम ऐसे, वहां से कर लेते हैं। अपने शहरों में इतने नहीं है, कई जगह बड़े बड़े ऑर्फनेज हैं, बड़े बड़े अनाथ आश्रम, वहां से। या फिर कोई जान पहचान रिश्तेदारी में कोई गरीब फैमिली है, वो बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ देखने में आता है ज्यादातर। तो मान लो कोई बच्चा गोद लिया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है, उसके रियल पेरेंट्स का महीना बांध दिया खर्चा, तुम अपना बच्चा गोद दे दो, अडॉप्ट कर लेंगे हम, तुम्हें हर महीने 5,000 रुपए देते रहेंगे। तो ये गलत नहीं है क्या? गलत है। ये तो बच्चों की सेल होगी, सेल ही और क्या है? क्या देख लो जी भाई, ये वाला लेना है, थोड़ा सा हट्टा कट्टा बढ़िया है, इसके 7,000 रुपए दे देना। ये वाला है थोड़ा कमजोर है, इसे पालना पड़ेगा, इसके 5,000 दे देना। तो वो बात होगी दुकानदार वाली, बच्चा ना हो क्या, डीलिंग ही होगी। और हो इंडिया में रहा ही है, ये सब कुछ नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल हो रहा है, इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है। इंडिया में ब्लड बेचा करते थे लोग, गरीब लोग, अब तो चलो ब्लड कैंप और ये सब लगा के ब्लड इतना आ जाता है, पुराने टाइम में ब्लड नहीं मिलता था ऐसे, और लोग ना वहम करते तो कोई डोनेट भी नहीं करता था। अब जब से लोगों को पता लगा ब्लड डोनेट करने से तो फायदा होता है बॉडी में, और नया ब्लड बनता है और फायदा है उसका, तो तब से ब्लड डोनेशन बढ़ गई, लोगों को मोटिवेट किया। पहले ब्लड मिला नहीं करता था, और अपने रिश्तेदारों से भी बहुत मुश्किल मिला करता था, तो लोग डोनेट करते नहीं थे, तो लोग बेचा करते थे। इवन हिंदुस्तान में तो बॉडी ऑर्गन बिकने की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, अपनी किडनी बेच देना ऐसे करके, लीवर, इस बड़ा कुछ इंडिया में। तो ये सब कुछ गलत है, सरकार ने बैन कर दिया है, बैन कर दिया है। अब किडनी कोई किसी को डोनेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि डोनेशन कुछ नहीं, वो पैसे लेके डोनेशन ली होती थी, तो सरकार ने बैन कर दिया। अभी डोनेट करनी है तो अपना ब्लड रिलेशन वाला, मतलब घर का ही कोई करे, अनजान कोई मतलब या दोस्त वो नहीं कर सकता, डोनेट भी नहीं कर सकता, या कोई डेथ बेड पे उसकी डोनेट होगी, वरना नहीं, क्योंकि वो पैसे लेके हो रही थी डोनेट, गरीब बेचारा अपनी किडनी बेच देता था बोलो। तो ये सिस्टम, तो ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है ना, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, तो वो भी गलत है। हो रहा है, एक सैरोगेसी मदर होती है, वो बच्चा पालती हैं अपने पास, किसी का बच्चा, वो भी देखा जाए क्या है, किसी की गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है और क्या है। ये बॉलीवुड वाले, और उनको लगता है काम वाम छोड़ना पड़ेगा, बच्चे को पैदा करना 8, 9, 10 महीने, तो वो क्या है, सैरोगेसी मदर का कंसेप्ट आ रहा है ना। शाहरुख खान का एक लड़का है थर्ड, पहले 2 बच्चे थे, फिर एक छोटे वाला बच्चा अभी कुछ साल पहले ही पैदा हुआ, वो ऐसे ही है, सैरोगेसी के थ्रू है। तो बड़ा इंडिया में लोगों ने क्रिटिसाइज किया, भाई आप एक गलत मैसेज, चलो और लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, पर आप इन्वॉल्व हो तो थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब बड़े लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं। तो चलो, तो एडॉप्शन का भी यही सीन है, लीगली बैन नहीं है, वो चीजें बनी तो किस और काम के लिए थी, मजबूरी, और उसके चक्कर में उसका यूज क्या गलत हो रहा है, तो वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। इस तरह के झगड़े क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेकार होगा, क्योंकि ये वॉइड डिक्लेयर्ड है हमारे लॉ में। लॉटरी, शर्तें लगाना, बच्चा अडॉप्ट करके पैसे लेना देना, ठीक है ना, किसी को कहना तेरे को अवार्ड दिलवा देंगे ऐसा, किसी को कहना तू टेंडर ना फाइल कर, मैं टेंडर फाइल करूंगा मैदान में, मैं अकेला रह जाऊंगा, ये भी गलत, ये भी गलत है।
अभी 2 दिन पहले क्लास लेट लगी थी, हुड्डा में ऑक्शन थी, मैं भी हुड्डा में ऑक्शन लगा रहा था कोई प्लॉट की। तो कंपटीशन में ना आइडिया हो जाता है कि कोई बंदा लगा रहा है वो कितने लोग हैं। पहले जैसे ऑनलाइन शुरू होती है वो ऑक्शन, ऑनलाइन शुरू हुई। पहले क्या था, जैसे अपन ने एक बिड लगाई, वहां रेट बढ़ाया तो किसी और ने बढ़ाया, हम रुक गए, उसमें टाइमर आता रहता है ऊपर कितने मिनट हैं अगली बिड के लिए, हम रुक गए, तो रेट कोई और बढ़ा रहा है, तो उससे पता लग रहा है कोई और भी बंदा है, मतलब 3-4 लोग हो सकते हैं जो और लगा रहा है। थोड़ी देर बाद क्या, बिड स्लो होगी, जैसे 6 मिनट का टाइम है, 8 मिनट का, 6 मिनट 5 मिनट वेट करके लगने लगी। फिर धीरे धीरे हमें आइडिया हो गया कि एक बंदा ही लगा रहा है अब, मतलब हम रेट बढ़ाते हैं, थोड़ी देर बाद एक बंदा और लगाता है, कोई और नहीं है उसकी, हम रुक गए तो कोई और नहीं लगा रहा। लोग कोशिश करके क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं, इधर उधर फोन मारते हैं, क्या पता वो बिड लगाने वाला ही कोई आस पड़ोस इधर उधर अपने पड़ोस में ही बैठा अपने शहर का है, उसको फोन करके आप कह दो रुक जा यार तू ना लगा, मैं भी लगा रहा हूं, अपा कंपटीशन में रेट बढ़ा रहे हैं, बोल तू मुझे इतने पैसे दे, मैं बिड नहीं लगाता। समझ गए? अगर आपस में कंपटीशन करते करते रेट 10 लाख ऊपर ले गए, बिड लगा के प्लॉट लेने का एम तो यही है कि आपने महंगे बेचने का लगाओ, पैसा कमाना। उससे पता लग गया आपको आइडिया, 2-4 जगह, छोटा शहर है पता लग जाता है, इधर उधर फोन लगाया, हाँ जी भाई रुक जा, तू लगा रहा है इस प्लॉट नंबर पे बिड, कहता बिल्कुल लगा रहा, रुक जा, बोल बिड ना लगाने के कितने लेगा, कहता 5 लाख, 3 लाख में डन होगी, 4 लाख में डन, उसको 4 लाख आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किए और वो रुक गया बिड लगाने से, आपका हो गया प्लॉट। वो वैसे आपस में कंपटीशन में कितना महंगा हो जाएगा, समझ गए? सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये अनफेयर मीन यूज हो रहा है, पर ये हो रहा है क्योंकि छोटे शहर हैं, लोग ढूंढ लेते हैं कौन लगा रहा है, आगे आगे पता लग जाता है। तो कहने का मतलब ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें गलत हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, बच्चों के एडमिशन में भी बहुत कुछ होता है। मान लो ये 4 स्टूडेंट ने कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा, ठीक है, एडमिशन हो रहा है, मार्क्स अच्छे हैं, वहां 200 सीट थी, 200 में इन चारों का नाम है, 201 पे एक लड़का है एक्स, या कोई और रख लो, मान लो कोई लड़का है, मान लो माइकल, तो माइकल है, उसका 201 नंबर वेटिंग में है। जैसे ट्रेन में वेटिंग नहीं होती कि भैया अगर कोई बंदा एब्सेंट हो गया, नहीं आया तो टिकट अगले वाली कंफर्म कर देंगे, वेटिंग में यही होता है। 201 वाला वेटिंग में, उसने इंतजार किया कोई एडमिशन कहीं और ले ले, तो किसी ने नहीं लिया, वो वेटिंग में बैठा है, बस फाइनल होने वाला है, बस डन, और किसी का एडमिशन नहीं होगा। और वो आके बात करता है चहक से, उनका परिवार, या चहक ही बात कर लेती है लिस्ट देख के 201 वाला 202 वाला कौन है, तो पता लगा माइकल है। चहक उनको कहती है मैं अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, यहां से एडमिशन वापस ले लूंगी, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, बोलो कितने पैसे दोगे। समझ गए? एक्चुअल में चेक का 3 कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, इन्होंने 3 जगह फॉर्म भर रखे हैं, तीनों में एडमिशन हो रहा है। समझ गए? अब इन्होंने एडमिशन तो एक जगह लेना है ना, 2 जगह और तो इनका कैंसिल ही होना है, क्योंकि एक ही जगह पढ़ सकता है कोई, तो 2 जगह ये बार्गेनिंग कर रही है इस तरह की कि किसी और का एडमिशन हो जाए, मैं अपना कैंसिल करवाना ही है। तो वो सामने वाले को इन्होंने कहा 2 लाख रुपए लगेंगे, वो कहता ठीक है 2 लाख दे, 2 लाख लिए, इन्होंने अपना एडमिशन वहां से कैंसिल करवाया, 201 वाले माइकल का एडमिशन हो गया, सारी जिंदगी वो थैंक्स भी बोलेगा, इनको 2 लाख भी बन गए। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है ना, और ये इंडिया में बड़ा आम है, जिन्होंने वहां आधी दुनिया ऐसी है जिन्होंने उन कॉलेजेस में पढ़ना ही नहीं, पढ़ना चाहते ही नहीं वो, लेकिन इंटेलिजेंट है, वो नौकरियां कर रहे होते हैं कहीं बढ़िया, और वो सिर्फ फॉर्म इसलिए भरते हैं कि हमारा नंबर आ जाएगा, थोड़ी सी फीस होती है, पेपर दिया, एडमिशन वो हो रहा है वहां पे, और वो इंतजार वेटिंग वाले बंदे ढूंढते हैं कौन है। समझ गए? बड़ा कुछ होता है, ट्रेन में भी ऐसा कुछ होता है, बंदा कहता है टिकट कैंसिल कर लेंगे हम अपनी, बोल तू कितने पैसे देगा। अब कोई बुजुर्ग है, उसको सीट ना मिले, वो बैठ के ट्रेन में लो, उसने केरला जाना है इतनी दूर, दिक्कत है ना, उसका चला 2000 रुपए, हम अपनी टिकट कैंसिल कर दें, तेरी वेटिंग क्या हो जाएगी खत्म, तेरे को सीट मिल जाएगी। टिकट ली थी 400 रुपए की, उन्होंने 2000 रुपए ले गए, पार हो गए वो एजेंट। समझ गए? बड़ा कुछ होता है। पुराने टाइम में थिएटर की टिकट भी बिक जाया करती थी ऐसे ब्लैक में, कि पहले ऑनलाइन का जमाना नहीं था, टिकट ले लेते थे काफी लोग, इवन मैच की भी टिकटें ले लेते हैं लोग, मैच की भी। वह बड़ा बवाल हुआ था इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, टिकट सारी एजेंट ले जाते थे सारी, और वो ब्लैक करते हैं आगे। तो बड़ा कुछ होता है सोसाइटी में। चलो, ये सारी चीजें अनफेयर है और ये गलत है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? बेकार, यूजलेस। समझे? इम्पॉसिबल चीजों के कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होंगे?
बेकार, इम्पॉसिबल इवेंट्स। जो चीजें हो नहीं सकती उनके कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होंगे, अग्रीमेंट, बेकार, कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाएंगे, वो खाली अग्रीमेंट रह जाएंगे। तो कहने को कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, पर सही मायने में वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि वो हो ही नहीं पॉसिबल सकता। दो लोगों का कहना, आपस में शर्त लगाना, उड़ के दिखा दे मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, फ्लाई लाइक बर्ड्स, उड़ के दिखा देगा बर्ड्स की तरह? नहीं, मजाक है। मरा पड़ा है कोई, कोई संत महात्मा के कहता भी उठ जाएगा ये, बोलो इतने पैसे लगेंगे, उठ जाएगा क्या मरा हुआ? नहीं उठता। अगर उठ गया तो समझो मरा ही नहीं था, सेटिंग, समझ गए? बाबा गेम खेला, बाबा ऊपर से आएगा, इस तरह गेम चल रही थी, मरा था ही नहीं, सेटिंग थी बाबा के साथ पैसा कमाने की। तो ऐसी चीजें क्या है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, गलत है ना। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेकार, डेड, जिंदा नहीं हो सकता, आदमी उड़ के नहीं दिखा सकता, या मैजिक से कोई चीज हासिल करना, मैजिक वैजिक कुछ होता ही नहीं है, कोई चीज मिलने का, और ये सब क्या है, बेकार है ना। पर होता है सब, बहुत सी चीजें दुनिया में सुनने में आती है ना, वो ये है वो है, कोई ऐसी चीजें, पर ये मुझे लगता है सब धोखा ज्यादा है। तो ये क्या है, बेकार है, इम्पॉसिबल चीजें। दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करा दूंगा, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट हो सकती है क्या? पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट होंगी नहीं, या फिर पैरेलल नहीं होंगी कोई भी। पैरेलल लाइन तो हमेशा सीधी रहेंगी गैप में। तो वो कह रहे हैं मैं इंटरसेक्ट करा दूंगा, गलत है, ठीक है। अरबियन सी को स्विम करके क्रॉस कर लूंगा, पॉसिबल है? नहीं, स्विम करके क्रॉस करना बेकार है, सारे कॉन्ट्रैक्ट यूजलेस हैं। वैसे कोई ऐसा कह भी रहा है तो करना भी ना कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें ना बहुत नुकसान हो जाता है। कई बार कोई कह रहा है किसी को, हाँ मैं, तू बता कितनी कोल्ड ड्रिंक पी सकता है, कोल्ड ड्रिंक वाले तो फिर भी लिमिट पे शर्तें लगाते हैं, ड्रिंक करने वाले लगाते हैं, ड्रिंक करने वाले। ऐसे ही है, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, हम ऑडिट पे गए हुए, ऑडिट में, बैंक ऑडिट पे 2-3 स्टाफ मेंबर थे, तो वहां कोई, हम जानते नहीं, कोई बंदे जेंट्स ठहरे होंगे वहां, तो वो उनके पार्टनर कोई बोतल वोटल लेके आ रहे होंगे, सामने वाले उससे टीज कर रहे थे कि बस तुम्हारी कैपेसिटी इतनी है, ऐसे टीज कर रहे थे। वो छोटा एक बोतल आ रहे होंगे ना कोई, तो सामने वाले उनको टीज कर रहे थे, तुम बस बच्चों की तरफ ड्रिंक करते हो, बस ये टीज। और वहां ऐसा होता है, शर्तें लगा लेते हैं वो, मैं एक बोतल पूरी डकार सकता हूँ, ये वो कैपेसिटी की शर्तें लगाते हैं, और मरमरा भी जाते हैं ऐसे। वो इस चक्कर में ना, शर्त जीतने के चक्कर में क्या है, ओवर ले लेता, और उसके बाद दिक्कत भी होती है, बड़ा कुछ होता है, करनी नहीं चाहिए, लेकिन है ऐसा ही। मैंने तो देखा हुआ है, होली पे किसी गए हुए थे कहीं, किसी सीए को किसी दूसरे सीए ने कह दिया, कहता मैं इसमें स्विम किया हुआ मैंने इस नहर में, और दूसरा कहता ना पागल मजाक ना बना, कहता शर्त लगा, क्या लगा, रोकते रहे, वो कूद गया उसमें, सीए था वो नहर में, वैसी कपड़ों में वैसी कूद गया उसमें, स्विम करके बाहर निकला। तो शर्त लगी थी 10,000 रुपए की, कल 10,000 रुपए की अभी। तो हमने बहुत रोका, क्योंकि अपन सारे दिन ये चीजें पढ़ाते हैं तो भैया ये गलत है, खतरनाक है, ऐसी चीजों में नुकसान हो जाता है कल को, लेकिन नहीं मानता ना कोई, कॉन्फिडेंस इतना था उसको, वो छुड़वा के कूद के अपना स्विम करके बाहर आके कब ले भाई 10,000 रुपए दे, देने तो क्या थे, वो मजाक भी रह गई बात है, पर लेकिन उसने अपनी प्रूव करने के लिए, देखो कि हाँ मैं इस पानी में तैर सकता हूँ। कि अगर पानी वानी तेज आ जाए पता चलता है भाई, ठीक है, कई जगह तो अपने एरिया है तो अलग बात है, अदरवाइज तो पानी का कोई पता नहीं चलता, और ऐसे नुकसान हो जाते हैं। ऐसे तो कर देनी चाहिए। कोई आपको कह रहा ना मैं ये कर दूंगा, आप उसको कह दो भैया तू महान है, तू कुछ भी कर सकता है, तो ना ही कर दो, नुकसान हो जैसी बाद में दिक्कत आ जाती है। चलो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए सारी बातें हैं। ये देखो डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, राइट एंड ड्यूटी है। एक का राइट है, मैंने आपसे कार लेना है, मेरा राइट है, मेरी ड्यूटी क्या है, पैसा देना। आपका राइट क्या है, पैसा लेना। आपकी ड्यूटी क्या है, कार देना। राइट एंड ऑब्लिगेशन, ड्यूटी को क्या बोलते हैं हम, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन वर्ड का मतलब होता है लायबिलिटी। ड्यूटी या लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन एक ही बात है। तो एक के लिए बेनिफिट, दूसरे के लिए क्या होता है, डेटिबिनेट, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। पढ़ो, कहते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो ये चैप्टर है, लीगली इन्फोर्सेबल अग्रीमेंट की बात करता है। अब ये लीगली इन्फोर्सेबल वर्ड क्या है, अभी पढ़ा, अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ।
ये एनफोर्सेबल का मतलब लीगलिटी की बात करता है, जो ना मानने पे कोर्ट में जाया जा सकता है। वीर को मैंने कहा कार लोगे, वीर कहता ले लूंगा, 2.5 लाख रुपए में डन। अब वीर अगर कार लेने से इनकार करे, मैं केस कर सकता हूं, यस आई कैन सू वीर, यानी सूट फाइल किया जा सकता है। और मैं कार बेचने से इनकार करूं सेलर, तो बार मुझ पे केस कर सकता है। क्या मांग सकता है? कंपनसेशन। मेरा कहने का मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मतलब क्या है? एनफोर्सेबल एक्ट है, अनएनफोर्सेबल ना हो वो अग्रीमेंट, क्या हो? एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो लीगली वैलिड है, कोर्ट में चैलेंजेबल है, तो उसी की बात कर रहा है। ठीक, तो ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। रिवोकेशन वर्ड का मतलब होता है कैंसिल करना। रिवोकेशन मतलब रिवोक से बना है, यानी क्या? कैंसिलेशन। क्या आप अपना ऑफर वापस ले सकते हैं या कोई एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है? यस, देर होने से पहले वापस ले सकते हैं। मैंने वीर को एक लेटर लिखा है, मान लो जमाना पुराना है, थोड़े साल पहले चलते हैं, आजकल फोन है, फोन में टाइम नहीं मिलता, हाँ ना मिनट में आ जाती है सामने से, लेकिन लेटर के जमाने में टाइम लगता है। मैंने वीर को लेटर लिखा, वीर विल यू बाय माय कार फॉर 4 लाख, 4 लाख में कार लोगे? वीर के पास लेटर गया है, अभी वीर सोच रहा है कार के लिए हाँ करूं ना करूं। इतने में मेरे पास दलेर आता है, कहता है सर आपकी कार बेचनी है क्या 4.5 लाख में? मेरे पास 4.5 का ऑफर चल के आ गया, और बल्कि मांग रहा है 4.5, हो सकता है 10-20 हजार और भी मिल जाए, और उधर मैं मिन्नतें कर रहा हूं ले ले यार 4 लाख में कार, वीर को ऑफर किया। अब मैं क्या चाहता हूं, वीर का ऑफर क्या हो जाए? कैंसिल, रिवोक, और मैं कार किसको बेच दूं? दलेर को। तो क्या आप अपना ऑफर रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं? इसके रूल्स हैं। जब तक वीर एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट बॉक्स में ना डाल दे, यानी वीर ने मन में हां बनाई लेकिन उसका एक्सेप्टेंस लेटर हां वाला जब तक बॉक्स में ना डाल दे या बुक ना करवा दे कुरियर, तब तक ऑफरर अपना ऑफर क्या कर सकता है? वापस। याद करो ऑक्शन, ऑक्शन का सेक्शन कौन सा है? हाँ जी 64। ऑक्शन कहां था? सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 64 ऑक्शन। ऑक्शन में बिडर बिड वापस ले लेता था ना, कब तक? हैमर फॉल से पहले। हैमर फॉल एक कस्टम है, रिवाज है, डन, उसके बाद ना नहीं कर सकते, उससे पहले वो खड़ा होकर कैंसिल कर सकता था बिड, यस। वैसे ही आप अपना ऑफर वापस ले सकते हो वीर की एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डालने से पहले या कुरियर बुक करवाने से पहले। ठीक है, चलो वीर ने कुरियर डाल दिया, हाँ कार ले लूंगा 4 लाख में, लेटर चल पड़ा है, ट्रांसमिशन में है। ठीक है, अब वीर को किसी ने कहा यार नई गाड़ी पे ऑफर आ रहा है भाई, नई गाड़ियों पे ईयर एंड ऑफर आना शुरू हो गया, नवंबर शुरू हो गया, आधा खत्म हो गया लगभग नवंबर, तो अब गाड़ियों पे ऑफर आएंगे दिसंबर एंड, क्योंकि मॉडल गिर जाएगा ना, कौन लेगा पुराने मॉडल की गाड़ी, पुराना हो जाएगा 1 साल मॉडल। तो इसको किसी ने कहा यार नई गाड़ी ले ले यार, मॉडल पुराना हो जाएगा, क्या है अब गाड़ी नई आ जाएगी, थोड़े से पैसे और लगा। वीर 4 लाख में मेरी गाड़ी ले रहा था, उसे 1-1.5 लाख और लगा के पुराने मॉडल के नाम से गाड़ी मिल जाएगी 2025 मॉडल, किसी ने बताया ऑफर आ रहा है। तो वीर का मन बदल गया, मुझसे गाड़ी लेना नहीं चाहता 4 लाख में, जबकि लेटर हाँ वाला डाल चुका है। क्या करे वीर? अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है, यस, पर वो हाँ वाला लेटर सुमित तक, ऑफरर तक पहुंचने से पहले आप क्या कर दो? इनकार। अब क्या करो? एक फास्ट मोड से लेटर और डालो। मान लो फोन का जमाना नहीं है, आपने जो हाँ वाला लेटर भेजा वो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू स्पीड पोस्ट भेजी है, तो आप फास्ट कुरियर करा दो, पता लगे वो फास्ट वाला कुरियर मेरे पास पहले पहुंच गया, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि सर मैं आपकी कार लेना नहीं चाहता हूं, किसी भी हाल में मुझे कार नहीं लेनी, आप किसी और को बेच दो, मेरा एक लेटर आने वाला है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। समझ गए? यानी बाद में लेटर पहुंचा वीर का हाँ वाला, सरकारी पोस्ट ऑफिस वाला, वो धीरे धीरे पहुंचेगा, सरकारी ऐसे ही है, आपको पता है। और प्राइवेट कुरियर कैसे पहुंचता है वो भी सबको पता है। तो प्राइवेट कुरियर की सर्विस बहुत फास्ट है, और सरकारी वाली स्पीड पोस्ट तो नाम की स्पीड पोस्ट है, रियल में कोई स्पीड नहीं है उसकी। चलो, तो वो क्या है? फास्ट कुरियर से इनकार कर दिया, तो इसकी एक्सेप्टेंस क्या होगी? कैंसिल। तो रिवोकेशन वर्ड का मतलब समझ आया कि ऑफरर अपनी ऑफर को कब तक वापस ले सकता है? जब तक एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस लेटर कम्युनिकेशन में ना कर दे, यानी बॉक्स में ना डाल दे।
और एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस कब तक वापस ले सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस लेटर ऑफर की नॉलेज में ना आ जाए। अगर वीर का लेटर मुझे मिल गया, हाँ वाला, हाँ गाड़ी ले लूंगा 4 लाख में, अगले दिन मिलता है लेटर का तो नहीं मैं लेना चाहता गाड़ी, मैंने कहा ना का तो कोई मीनिंग है ही नहीं, ऑफर क्या हो चुका है? एक्सेप्ट। यू कांट रिवोक योर एक्सेप्टेंस। क्लियर है? बोलो रिवोकेशन वर्ड का मीनिंग, क्योंकि यहां वर्ड आया था रिवोकेशन, आगे डिटेल में पता लगेगा आपको, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सेट ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, यही तो पूरे इसके रूल्स ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। यस, अग्रीमेंट कभी कभी क्या हो जाते हैं? वैलिड तो कभी वॉइड तो कभी वॉइडेबल। वॉइड और वॉइडेबल में क्या फर्क है पता लगा? माइनर से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, या वॉइड एमनीशो कह दो वॉइड, इलीगल वाले वॉइड। लेकिन जिसमें कंसेंट फ्री ना हो, प्रेशर में हाँ की हो, तो वो क्या होगा? वॉइडेबल। वैलिड और वॉइड चॉइस आपकी। तो कुछ वॉइडेबल वाले किसकी चॉइस पे वैलिड होंगे कि नहीं? अग्रीड पार्टी की चॉइस पे है, हाँ बोले तो वैलिड, इनकार करे तो वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डे टू डे लाइफ में बड़े कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिजनेस के अंदर भी, आम लाइफ में भी। दूध वाले से दूध खरीदना, पैसे देना, बस में जाना, टिकट के पैसे देना, रूटीन लाइफ में हम डे टू डे लाइफ में बड़े कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्या कॉन्ट्रैक्ट है? सेक्शन 2H, सेक्शन 2 क्लोज पढ़ना ही से, सब सेक्शन नहीं। डेफिनेशन के साथ हमेशा जो लगा होगा वो क्या होगा? क्लोज, क्योंकि सब सेक्शन का मतलब होता है उसी से रिलेटेड मैटर है। जैसे 2(1)D सेक्शन नहीं 10(1)D सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी, उसका मतलब DEF, वो सारे क्या होंगे? एक ही मैटर से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो डेफिनेशन होती है उसमें हर चीज का मीनिंग अलग है। ऑफर का मीनिंग अलग है, एक्सेप्टेंस का मीनिंग अलग है, वर्ड का मीनिंग अलग है। तो डेफिनेशन जो होती है उसमें वो हर चीज का अलग अलग मीनिंग समझाती हैं, आपस में कोई चीज एक दूसरे से कोई खास रिलेटेड नहीं होती। तो ये क्या होते हैं? क्लॉजेस, सब इंडिपेंडेंट हैं। चलो 2H क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कमर्शियल डीलिंग। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या इज नथिंग बट अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। व्यापार करना है ना, बिजनेस करना है, तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना जरूरी है। व्यापारी आप तब बन पाओगे बढ़िया जब आपको कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स आते होंगे। तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट? कुछ और नहीं बल्कि चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग है, यानी कमर्शियल डीलिंग की शुरुआत के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या? अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट क्या है? ऑफर, उसकी एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस विद कंसीडरेशन, क्या हो गया? अग्रीमेंट। एनफोर्सेबल बाय लॉ, कि कोर्ट में जा सको ना मानने वाले पे, क्या हो गया? ब्रीच कर रहा है कोई, जो नहीं मान रहा उसका मतलब क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना। कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा है? अवॉइडेंस, अवॉइडेंस। भाई मान लो वीर ने कार लेनी थी, वीर कहता मैं नहीं लेता कार, तो क्या कर रहा वीर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, केस होगा। मैं बेचने से इनकार करता हूं कार, तो मुझ पे केस होगा। तो ब्रीच का मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाना, इनकार करना मानने से। तो जो ब्रीच करेगा उस पर क्या होगा? एक्शन। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। वैलिड ही नहीं है फिर तो एक्शन क्या होगा? दो लोग अफीम बेचने खरीदने की बातें कर रहे हैं, वो कौन सा काम है? इल्लीगल। अब इल्लीगल में कोई झगड़ा हो जाए तो कोर्ट में जा पाओगे? वो तो पता भी लग गया किसी को तो भी दिक्कत आ जाएगी, है ना। कोर्ट में जाना तो दूर की बात है, तो उसमें कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। जो वैलिड वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो डिफॉल्ट करेगा, मानने से इनकार करेगा, उस पर क्या होगा? कोर्ट केस, लीगल एक्शन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। क्लियर? तो डे टू डे लाइफ में काफी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक। अग्रीमेंट क्या है? सेक्शन 2E। 2H कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 2E क्या बताता है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या है बता दिया, प्रॉमिस विद कंसीडरेशन। तो क्या हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिस जिसमें क्या हो? कंसीडरेशन हो एक दूसरे के लिए, वो क्या होगा? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में सारे फीचर होंगे। सेक्शन 10 वाले तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो प्रॉमिस, ऑफर की एक्सेप्टेंस, बीच में कंसीडरेशन, तो क्या बन गया? ये अग्रीमेंट। सेक्शन 10 वाले लीगल पर्पस, लीगल कंसीडरेशन, फ्री कंसेंट, कैपेबल पार्टी, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, इंपॉसिबल इवेंट ना हो, तो क्या बन जाएगा? वो
कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो एक आदमी ऑफर करेगा, प्रपोजल करेगा, दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या बनेगा? एक प्रॉमिस। वादे एक्सचेंज होंगे तो प्रॉमिस बनेगा। और देखो, हाँ, ऑफर की एक्सेप्टेंस से प्रॉमिस बनेगा और फिर वो कंसीडरेशन भी है तो वो अग्रीमेंट है, लेकिन तब जब दो आदमी एक ही बात को समझ रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं वही आप समझ रहे हैं। मेरा ऑफर आपने एक्सेप्ट किया, अगर आपके माइंड में वही है जिस चीज का मैं ऑफर कर रहा हूं, आप भी उसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो हमारे बीच अग्रीमेंट होगा, प्रॉमिस होगा, वरना नहीं। क्लियर? जो मैं समझा रहा हूं आप समझ रहे हैं क्या? फिर तो कोई बात है, वरना आप कोई और कुछ समझ रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर? सेम थिंग सेम मैनर, इसके लिए लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। दो लोगों का माइंड आपस में एक दूसरे की बात समझे, यानी सेम थिंग सेम मैनर। जो मैं कह रहा हूं आप भी वही समझ रहे हैं, तो हमारे बीच अग्रीमेंट होगा, वरना नहीं। आप ट्यूशन पूछ रहे हैं किसी और चीज की, हम जो बता रहे हैं टाइमिंग और फीस वो किसी और चीज की, दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग पे हो गए, तो समझो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। क्लियर? मैं अक्सर इसमें एग्जांपल लेता हूं कि ये जो सीपीटी वाला, पीएमटी वाला, अक्सर क्यों? क्योंकि ना पुराने टाइम में सीए फाउंडेशन को सीपीटी बोलते थे, आज भी लोग सीपीटी कह के फोन करते हैं कई बार। तो सीपीटी पढ़ा रहे हो, मतलब कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट नाम था सीए फाउंडेशन का पहले। मेरे पास फोन आता है किसी पेरेंट्स का, कह सर सीपीटी की फीस क्या, सीपीटी पढ़ाओगे? मेरे को सीपीटी सुना, एक्चुअल में वो पीएमटी की बात कर रहे थे, वो मेडिकल टेस्ट होता है, प्री मेडिकल टेस्ट, तो वो पीएमटी की कोचिंग की बात कर रहे थे, और हम किसकी यहां कर रहे हैं? सीपीटी। अब वो बच्चा आ गया, फीस की बात हो गया, ठीक है, बच्चा आ रहा है, 2-3 दिन से आ रहा है, उसको खूब मजा आ रहा है, क्लासे लगा रहा है, बढ़िया ऑफर एक्सेप्टेंस सुन रहा है, वो क्या बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सब बढ़िया। बाद में उनके पेरेंट्स देखा, भाई ये पढ़ क्या रहा है यार, क्या चीज है ये, बाद में पता लगे तो कॉमर्स का कंटेंट है। तो दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग पे, हम समझ गए पीएमटी और वो बात कर रहे थे सीपीटी, मतलब उल्टा समझ लो। तो दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग पे, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? बेकार। किसी की कोई गलती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर उन्होंने फीस दे दी तो वापस हो जाएगी, ठीक है ना? अभी 2-3 दिन 4 दिन आए थे, और नहीं दी तो मिलेगी भी नहीं, दोनों गलती में। लेकिन 4 महीने पूरा कोर्स करने के बाद वो कहते हैं मैं तो साइंस बैकग्राउंड का हूं, 4 महीने पढ़ने के बाद कहता फीस दे दो, ऐसा नहीं होता। अब तो कॉमर्स का ही बन गया, अब तो साइंस से दिमाग से निकल गई है, जब इतना कुछ तो पढ़ लिया है। होता है ना ऐसे, साइंस का हो तो भी क्या है, साइंस वाले भी तो सीए में आ जाते हैं। पिछली बार फाउंडेशन की टॉपर रंजू नाम की लड़की थी, सिरसा में क्या आसपास के पूरे एरिया में टॉपर थी, हिसार तक भी वो, तो वो साइंस बैकग्राउंड की थी। उसने साइंस से पहले मैंने उसको किसी टीचर के पास लगाया डेबिट क्रेडिट सिखाने के लिए। डेबिट क्रेडिट नहीं आता था, डेबिट क्रेडिट सीखा धीरे धीरे, फिर यहाँ की क्लासें समझ आने लगी, और वो टॉप किया उसने, पूरे एरिया में जॉन में टॉपर थी वो। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई वो भी आते हैं, अब 4 महीने बाद तेरे को याद है मेरे को तो ये पढ़ना नहीं था, अब कुछ नहीं होता। हाँ, 2-4 दिन में समझ आ जाता है अगर ऐसा है। और एग्जांपल लो कंसेंसस रेड आइटम का। भाई मान लो मेरा प्लॉट ये सामने भी है और पीछे भी है इंस्टीट्यूट के, मान लो 1 मिनट के लिए, है नहीं किसी और का है ये, इधर इंस्टीट्यूट के पीछे। और मान लो अपना सामने भी उसी साइज का प्लॉट है, बैक साइड भी वही साइज का प्लॉट, बाय चांस मान लो 200 गज सामने 200 गज इधर ही है, मान लो 1 मिनट के लिए अपना है, और सामने वाले को हमने बोला ये बेचने के लिए ये वाला, और सामने वाले ने हमेशा वो इंस्टीट्यूट पे आता था, सामने वाला प्लॉट ही देखता था 200 गज वाला। मैंने जब ऑफर किया प्लॉट लेना इतने में, उसने हाँ कर दी, क्या समझ गए ये वाला प्लॉट, अपा ने बेचना है कौन सा, बैक साइड वाला प्लॉट। मिसअंडरस्टैंडिंग किस लिए होगी, साइज सेम था, तो दोनों ने अपनी अपनी जगह सही बात प्रूव कर दी। मैंने प्रूव कर दी दलालों को, मैंने ये वाला प्लॉट बोला हुआ है, मैंने कभी वो सामने वाला तो बिकवाली निकाली नहीं, और उसने प्रूव कर दिया भी इंस्टीट्यूट के सामने वाला ही देखा है यार, मैंने तो हमेशा, मुझे तो पता ही नहीं इनका कोई और भी प्लॉट है, मैंने तो उसके लिए आंकी है, समझ गए ना? पुराने टाइम में रिश्ते करते थे बच्चों का, ऐसा होता था बच्चे ही कई होते थे, 8-8, 9-9 बच्चे होते थे, बताते बुजुर्ग, वो लड़के लड़कियां कई होते थे,
वो रिश्ता देखने जाते थे, पता है कोई छोटे वाला देख लिया, वो थोड़ा स्मार्ट था, उसके लिए हाँ कर दिया, शादी करनी थी बड़े वाले की, वो बेचारा ठीक ठीक था, बाद में झगड़े होते थे, भैया दिखा कोई और दिया, शादी किसी और से कर दी, ऐसे चलते थे। वो बच्चे कई कई होते थे पहले, ऐसे ही चलता था, वो बराबर के आगे पीछे की होते थे, साल 2 साल देखने में एक सी लगते थे, ऐसा सिस्टम चलता था। अब तो चलो टाइम बदल गया है, तो यहां तक कंफ्यूजन हो जाती होगी। तो चलो, कहने का मतलब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं, कंसेंसस एड आइडम नहीं। एक इसमें मैं अक्सर और एग्जांपल लेता हूं, काफी रहेंगे, याद रहेंगे। एक तो ये ले लो अपना सीपीटी पीएमटी वाला दिमाग में रख लो, एक और रख लेना। मान लो एक आदमी को मैंने फोन किया, वो रहता है देहरादून में, ट्रेवल एजेंसी वाला, मैंने उसको फोन किया अभी श्रीनगर का पैकेज दे दो ट्रेवल एजेंसी वाले को, कि हमने श्रीनगर घूमना है, उसका पैकेज बताओ कितने का है। उसने बताया इतने का पैकेज है जी, बुक करवाने की बात होगी, थोड़े बहुत टोकन मनी दे दी थोड़े से मान लो। बाद में पता लगा आपा तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाले की बात करें, और वो कौन सा पैकेज बुक कर रहा है, उत्तराखंड वाले श्रीनगर का, वो भी खूब फेमस है उत्तराखंड का, मसूरी के ऊपर जाके है, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, वहां भी खूब बढ़िया बर्फ बर्फ पड़ती है। तो वो श्रीनगर किसका बात कर रहा है, उत्तराखंड वाले श्रीनगर। हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे माइंड में श्रीनगर, वो घूम रहा है डल लेक वाला, समझ गए ना, दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग पे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। अपनी अपनी जगह दोनों सही, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, कहता है जी मैं देहरादून में बैठा हूं, हमारे पास तो कॉल आते इधर उत्तराखंड वाले पैकेज की, तो श्रीनगर इधर का ही पूछते हैं लोग। हम अपनी जगह सही है भाई, हमने क्या करना है, हमने वो वाला नहीं देखा अगर, तो पहले हर कोई वो वाला देखेगा, ये वाला थोड़ी, मतलब अपनी अपनी जगह दोनों ने जस्टिफाई किया। तो ये समझो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, बेकार है। क्लियर। कंसेंसस आइटम होनी चाहिए, सेम थिंग सेम मैनर, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। चलो बताओ, एक केस बताना, आप गलत चीज उठा लो, इसके भी एग्जांपल अपने लिए हुए हैं। अब गलत चीज उठा लो, क्या, मान लो कि कोई बंदा जो है, वही पकोड़े वाला एग्जांपल ले लो, पकोड़े बनाने के लिए सामने जाके कहता है जी पकोड़े बनाने के लिए मैदा दे दो, बढ़िया वाला मैदा, बढ़िया वाला मैदा दे दो, ले ले, और बाद में कहे जी आप भी गलत समझ गए, मैं भी गलत समझ गया। दुकानदार गलत कहां समझा, तूने मैदा मांगा, अगले ने मैदा दे दिया, अब उसको क्या पता मैदा के पकोड़े बनते, आजकल दुनिया पता नहीं कुल्फी के भी पकोड़े बना देती है, आइसक्रीम वाले भी, तो उसे क्या मतलब, तू मैदा मांग रहा, अगले ने दे दिया। गलती ये होगी कि आपको पता नहीं था मैदा या बेसन चाहिए, समझ गए, गलती ये होगी। तो आपने जाके मैदा मांग लिया, तो दुकान वाले की गलती है क्या, नहीं। वापिस होगी, बिल्कुल वापिस नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, आपके पार्ट पे गलती है, दुकानदार के पार्ट पे गलती नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग पे आप हो, दुकानदार नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से क्या है, वैलिड। ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से क्या है, वैलिड है। तो कंसेंसस एड आइटम, ओके। अगर ये नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बेकार है। किसी के पास 2 गाड़ियां ब्लैक और व्हाइट, वो ब्लैक बेचना चाहता है, दूसरा व्हाइट खरीदना चाहता था, दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग पे, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बेकार। पीएमटी सीपीटी वाला यहां लिख दिया है याद रखने के लिए, बोलो समझ आया। प्रॉमिस, ऑफर जो था ना उसका सेक्शन 2A है, ऑफर का, ऑफर का सेक्शन कौन सा है, ऑफर का सेक्शन 2A है, और एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस का सेक्शन कौन सा है, 2B, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस 2B। क्या कहता है, आपने ऑफर किया, सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट किया, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, एक प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसीडरेशन जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में सेक्शन 10 के रूल जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। 2E किसका, अग्रीमेंट, 2D किसका, टू क्लोज डी कंसीडरेशन, 2A ऑफर, 2B एक्सेप्टेंस का भी और प्रॉमिस भी। पढ़ो, ऑफर का क्या है, 2A, जब कोई प्रपोजल रखता है, और सुनो ऑफर रखना है ना सामने वाले के पास, मजाक जैसा ना हो, क्या होना चाहिए, सीरियसनेस उसमें हो, आप दिल से चाहते हो कि ये हाँ करे, मजाक ना हो, ठीक है ना। किसी को ये कहना, देखना यार मैं सोच रहा हूं कार बेच लूं, कोई मिल जाए ना 3 लाख में, मैं कार बेच दूं यार, अपनी मन है मेरा कार बेचने का, कोई मिल जाए ना सही बायर,
तो 3 लाख में कार बेच दूंगा। इज इट ऑफर? नो, ये ऑफर नहीं है। ये तो आप अपने दिल की बात कह रहे हो कि इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। आप अपने मन की बात कर रहे हो, चाहे आपका इरादा ऑफर वाला ही है, लेकिन घुमा फिरा के बातें कहना, इसका मतलब क्या है? ये ऑफर नहीं है। मैंने कब बोला अपने जान पहचान वाले को? सीधा पूछता तो मैंने सोचा ये कहीं बुरा ना मान जाए, यार अपनी पुरानी कार, मैं पुरानी कार लायक हूं, होता है ना कई बार, कोई जान पहचान वाला है, दोस्त लगा लो, मैं उसे बेचने के लिए पूछूं सीधा, हाँ भाई तू मेरी कार खरीदेगा पुरानी 3 लाख, वो सोचेगा यार सुमित ये सोचता है यार अपनी पुरानी कार, मैं पुरानी लायक हूं, ऐसे होता है ना थोड़ा सा सीधा पूछना। और ये पूछेगा लूट रहा है मेरे को 3 लाख रुपए में, कई बार ऐसा होता है, तो सीधा नहीं बोलता आदमी, कई बार ऐसा होता है ना। तो मैंने क्या है उसके सामने कहा, मान लो दलेर को कहा मैंने, दलेर यार मैं सोच रहा हूं कोई कार ले लेना यार 3 लाख में, मैं बेच दूंगा कार। दलेर समझ गया सर क्या कहना चाहते हैं, बातों बातों में कार लेनी है। पर मैंने सीधा नहीं कहा दलेर विल यू बाय माय कार फॉर रुपीज 3 लाख, नो, मैंने ऐसे नहीं बोला। मैंने कहा आई वांट टू सेल माय कार फॉर रुपीज 3 लाख, कोई जानता हो तो बताना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं कहता हूं तो यही चाहता हूं कि तूने लेनी है, पर घुमा फिरा के। पर इसने चुप रहा, दलेर चुप रहा, कुछ नहीं बोला। सुनी इसने मेरी बात, घर गया, घर जाके पापा मम्मी से बात करता है, कार ले लें, वो 3 लाख रुपए में मिल रही है बढ़िया। वो कहते हैं हाँ ले ले बेटा ले ले, बढ़िया कार है, ले ले 3 लाख में, कोई महंगी नहीं। और ये 3 लाख रुपए पैसे पापा से लेता है और मिठाई का डिब्बा भी साथ में लाता है, और आके मुझे कहता है अगले दिन, क्या लाओ सर कार दे दो, ये लो 3 लाख रुपए और मुंह मीठा मेरी ओर से कर लो, ये लो। मैंने कहा भाई लेट हो गए, मुंह मीठा किसी और से कर लिया हमने, कोई शाम को बेच दी किसी और को, कल शाम को बेच दी, 290 भी बेच दी, बल्कि 290। दलेर गुस्सा कर रहा है, सर 3 लाख रुपए में मेरे को कह रहे थे, पूछ तो लेते मेरे को, मैं 3 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करके लाया, मिठाई लाया, दिल्ली तोड़ दिया आपने तो, 290 में बेच दी किसी और को। क्या ये मुझे कहता केस करूंगा आप पे? कर सकता है केस? किसी का केस? हमारे बीच कोई एग्रीमेंट है, प्रॉमिस है, मैंने ऑफर किया जो तूने एक्सेप्ट किया हो। क्या वो तो सर बात ठीक है, पर कहना तो आप यही चाहते थे कार लेनी है। मैं तब हाँ कैसे कर देता सर, घर पूछूंगा, अभी तो मैं स्टूडेंट हूं, इतने पैसे मैं थोड़ी उठाए फिरता हूं, स्टूडेंट हूं, घर जाके पूछूंगा। मैंने कहा तू जल्दी पूछ के बताना था ना, मेरे को कह देते घर जाके हाँ गाड़ी हम ले लेंगे। अगर ये गाड़ी हम ले लेंगे कहते तो यू आर ऑफरिंग मी। अगर दोपहर बाद इन्होंने मुझे कहा कि सर कार हम ले लेंगे 3 लाख में, इसका मतलब पता क्या है? कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा दलेर या इसकी फैमिली, क्योंकि मैंने तो ऑफर किया ही नहीं। मैंने तो क्या किया? एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। दलेर कह रहा है हम ले लेंगे कार 3 लाख, ही इज ऑफरिंग मी, ये ऑफर कर रहा है 3 लाख में कार बेचोगे? मैंने कहा हाँ बेचूंगा, तो मैंने एक्सेप्ट किया दलेर का ऑफर, फिर तो देनी पड़ेगी, लेकिन मैंने तो कल शाम को ही बेच दी। दलेर कुछ कर सकता है? नहीं। हमारे बीच कोई ऑफर की एक्सेप्टेंस हुई नहीं, इसी जा सॉरी लेट हो गया तुम। आगे से कोई ऐसी बात कहे तो साथ के साथ जवाब देते होते, मीन्स कहने का हमारे बीच कोई एग्रीमेंट नहीं था, इसलिए तू मुझे कोई ब्लेम नहीं कर सकता। समझ गए? एक टीचर को स्कूल वालों ने अपनी आपस की मीटिंग में फाइनल कर दिया कि मिस्टर एक्स कुमार विल बी आवर अकाउंट टीचर फॉर द नेक्स्ट सेशन। आपस की मीटिंग में स्कूल की मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया एक्स कुमार हमारा क्या होगा, अकाउंट का टीचर होगा नेक्स्ट सेशन के लिए। लेकिन बाद में उनका मूड बदल गया, कोई और बंदा आ गया, कम सैलरी में आ गया, तो वो क्या उसको रख लिया। एक्स कुमार कोई केस कर सकता है? तेरे को कोई ऑफर लेटर आया था जो तूने एक्सेप्ट किया, हमारी बातें, वो कहता मेरे को पता लगा तुमने मैनेजमेंट की मीटिंग में मेरे को फाइनल कर दिया था। कहता कर भी दिया, हमारे तो घर में क्या है वो उसमें मीटिंग में क्या है, हर आधे घंटे में बातें बदलती हैं। तेरे को आया क्या ऑफर? हमारा नहीं आया ना, तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट? तूने क्या एक्सेप्ट किया? जब ऑफर आया नहीं, तूने एक्सेप्ट किया नहीं, तो हमारे बीच कोई प्रॉमिस एग्रीमेंट हुआ नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, किस चीज का गिला शिकवा है? कुछ भी नहीं, जा, कोई केस नहीं कर सकता। तो वही एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन से कुछ नहीं होता। ठीक है, सीधा बोलो हाँ कार लेनी है, वहां करेगा तब होएगा अपने बीच में क्या, प्रॉमिस और अग्रीमेंट। समझ आई बात? तो टू भी किसका है? एक्सेप्टेंस का भी और किसका है? प्रॉमिस का भी है। एक्सेप्टेंस का भी एंड
प्रॉमिस का भी। कौन सा सेक्शन 2B। तो कह रहे एक ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दी, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रॉमिस। खाली पैसे जुड़े नहीं, अगर पैसे भी की बात भी होगी तो ये क्या है, कंसीडरेशन 2D क्या बन जाएगा, 2E का अग्रीमेंट बन जाएगा। तो ऑफर की एक्सेप्टेंस म्यूचुअल कंसेंट से। ऑफर 2A में क्या है पता लग गया। और खाली मजाक ना हो, बता दिया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन भी ना हो, इट कांट बी ट्रीटेड एज ऑफर, और मजाक भी ना हो। मान लो कनव ने अंकुश को कहा मेरा पेन लेना है 50,000 रुपए का। कनव हैरान है, वो अंकुश हैरान है। कनव हंस के कह रहा है मेरा पेन है, मेरा पेन मिलेगा नहीं 50,000 में। तो ये क्या है, क्या ये मजाक ना, टीज कर रहा है, क्योंकि मैं बड़ा फेमस हो गया हूं, मेरा पेन मिलेगा नहीं तेरे को 50,000 में, भी लेना क्या पेन। वो सेलिब्रिटी लोग बेचते ना अपना सामान, है ना, कई करते हैं ऐसे, भाई कोई ग्रेट क्रिकेटर का बैट है, उसकी बोली लग रही है, कोई विकेट है, कोई उसके ग्लव्स हैं, कोई उसके कपड़े हैं, ऐसे कोई संत महात्मा भी बोली लगा रहे हैं अपने सामान की और उनके फॉलोअर ले लेते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, वो लोग करते हैं क्योंकि वो उनके कोई लोग फैन फॉलोइंग है उनकी, इसलिए। लेकिन कनव तो क्या कर रहा है, टीज कर रहा है, छेड़ रहा है अंकुश को, इरिटेट कर रहा है। इसको पता है अंकुश ने कभी नहीं मानना, मानेगा अंकुश नहीं। आपको मान लो रिस्ट वॉच है, बाजार में आती है टाइटन रागा सीरीज की 5,000 की रिस्ट वॉच है आमतौर पे बाजार में। मान लो अक्षरा कह तमन्ना को कहती मेरी वॉच लेनी है, मेरी स्पेशल वॉच है 15,000 में, तो क्या वो लेगी 15,000 में, नहीं 5,000 की आ रही है बाजार में, कौन लेगा, नहीं। तो ये ऑफर नहीं है, इसमें सीरियसनेस नहीं है, ये तो सामने वाले को क्या कर रहे हो आप, टीज कर रहे हो। तो ये वैलिड ऑफर नहीं है। ऑफर क्या हो, जिसमें इंटेंशन क्या हो कि सामने वाले से क्या करवानी है, यस करवानी है। ऑफर वो होता है, बाकी सब बकवास है, मजाक है और कुछ नहीं है। चलो, एक्सेप्टेंस का 2B मीनिंग है, एक ऑफर करे तो दूसरा एक्सेप्ट करे, और ये बहुत जरूरी चीज है। ऑफर की जब तक एक्सेप्टेंस से मुलाकात नहीं होगी, समझो कोई बात नहीं बनेगी, तब तक प्रॉमिस नहीं होगा, तब तक कंसीडरेशन नहीं जुड़ेगा, अग्रीमेंट नहीं बनेगा, और अग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऑफर की मीटिंग एक्सेप्टेंस से होगी तो कुछ बात बनेगी, बात शुरू होगी। तो यही कह रहा है, ठीक है, व्हेन एक्सेप्टेड इट इज अ प्रॉमिस। गिव एंड टेक कहानी सुना चुका हूं, कुछ देना और कुछ लेना बदले में, तो ये क्या है, कंसीडरेशन, ठीक है, कंसीडरेशन। क्लियर, ठीक है। इन सेंस पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, और हाँ एक बात और है, ये कंसीडरेशन का मीनिंग कहीं वैसे क्लियर नहीं है। अपने बड़ा कंसीडरेशन काइंड में हो सकता है, हाँ मैंने कहा मुझे फर्नीचर दोगे, वो कहता हाँ देंगे, बदले में मैंने कहा तुम्हारी दुकान की ऑडिट कर दूंगा मैं, मेरा काम है लोगों के अकाउंट चेक करना, तुम्हारी ऑडिट मैं कर दूंगा, तुम मुझे बदले में ये प्रोवाइड करो। तो होता है ना ऐसे, भाई होता है, चलो अपा जो काम करते हैं अपा कर दो, वो जो काम करते हैं उससे करवा लो, तो इसमें गलत क्या है, सही है ना, सही है, बिल्कुल वैलिड है, गलत क्या है। कंसीडरेशन काइंड में हो जरूरी थोड़ी है, कंसीडरेशन मतलब कैश में हो जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है, काइंड में भी कंसीडरेशन हो सकता है, सामान भी आ सकता है, सीधी बात है। लो में तो ये भी नहीं लिखा, खुशी प्यार इश्क मोहब्बत भी कंसीडरेशन में हो सकता है, हाँ हो सकता है। सेटिस्फेक्शन, ये लो में रोका नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट इसे रोकता है। इनकम टैक्स एक्ट एक अलग एक्ट है, जब आप इंटर में आओगे पढ़ोगे, वो कहता है प्यार खुशी वाला, ये वाला सेटिस्फेक्शन वाला कंसीडरेशन नहीं मानते। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कंसीडरेशन किस में आना चाहिए, मनी में। वहां एक रूल है इनकम टैक्स में, हस्बैंड वाइफ को कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी या कुछ गिफ्ट कर दे, ठीक है, और उसकी इनकम वाइफ को आने लगे, इनकम टैक्स में ना एक स्लैब होती है, कितने तक टैक्स माफ होगा, उसके बाद 5%, फिर 10%, ऐसे। अगर एक आदमी की इनकम ज्यादा है, उस पर टैक्स बहुत लगेगा, क्यों ना वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, आधी इनकम हस्बैंड की, आधी किसकी हो जाए, वाइफ की, टैक्स बहुत बच जाएगा, क्योंकि पहले तो 3 लाख तक माफ ही, ऐसा करके फिर 5%, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं। मान लो हस्बैंड की 20 लाख इनकम होगी, बहुत टैक्स है, अगर वो 10-10 हो जाए हस्बैंड वाइफ की, टैक्स बहुत कम हो जाएगा। तो इनकम टैक्स ने इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए कहा कि भैया वाइफ की इनकम का सोर्स बताना पड़ेगा। क्या हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी दी वाइफ को, उससे वाइफ को इनकम आ रही है, तो ये गलत है। फ्री में प्रॉपर्टी दे रहा है, फिर तो ड्रामा है ये। इनकम हस्बैंड वाली किस में आने लगी, किराया आता था प्रॉपर्टी का दुकानों का हस्बैंड को,
उसने आधी दुकानें किसके नाम कर दी, वाइफ के, किराया आधा किसको आने लगा, वाइफ को, हस्बैंड की आधी इनकम आधी वाइफ की, टैक्स बचने लगा। और इसमें रूल है कि इनकम टैक्स पूछेगा वाइफ को तूने ये प्रॉपर्टी क्यों दी, क्या लिया बदले में। तो ये केस हो गया कोर्ट में, किसी ने कहा जी वाइफ की खुशी प्यार यही काफी है, कहता जी ये इतना ही बहुत है, जरूरी है क्या पैसे ले रहा, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इससे मिल रही है, खुशी प्यार ये वो। तो कोर्ट ने में केस किया, तब तक लॉ में ये चीज ऐसी थी भाई ठीक है, कंसीडरेशन का मीनिंग तो कुछ क्लियर नहीं, हाँ ये भी मीनिंग हो सकता है। तो वो कहते हैं जी वैलिड ट्रांसफर है, कंसीडरेशन आ गया है। बाद में इनकम टैक्स एक्ट ने रूल बनाया, कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, मॉनेटरी, ये खुशी प्यार इश्क मोहब्बत में ही लुटा देंगे इनकम टैक्स हमारा। तो क्या है, उन्होंने एक पॉइंट डाला, कंसीडरेशन किस में आना चाहिए, मॉनेटरी। अब वो कहते हैं मान ले वाइफ से पैसा, और पैसा भी वो जो वाइफ का हो, ये नहीं कि हस्बैंड ने अपने अकाउंट से वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए फिर वाइफ हस्बैंड को वही पैसे दे दे, ना 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 ना। वाइफ के पास पैसे अपने हो, अपने का मतलब नौकरी करके आए हो, कहीं जॉब करती है, या उसके फादर से आए हो, प्रूव करना पड़ेगा, वरना वो पैसे हस्बैंड के ही हैं, कंसीडरेशन माना ही नहीं जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं वो तो है बातें इनकम टैक्स एक्ट की, छोड़ दो उसे, वो आगे आएगा। लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी भी कोई क्लियर कंसीडरेशन को लेके कुछ मेंशन नहीं है। बस वो तो ये कहता है इस तरह के खुशी प्यार भी कोई चक्कर नहीं हमें, पर रिटर्न पेपर पे हो, बस इनकम टैक्स ये कहता है। हस्बैंड ने वाइफ को वादा कर दिया तुझे पॉकेट मनी दूंगा हर महीने इतने, ये सोशल अग्रीमेंट बन के रह जाएगा, बेकार हो जाएगा, बदले में कंसीडरेशन की कोई जरूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, बस ये कहता है पक्का हो, सीरियसनेस हो, मजाक ना हो। कई बार सुबह शाम बच्चों को भी बड़े वादे कर देते हैं पेरेंट्स, क्या है कोई बात नहीं, क्या है टालना ही है बच्चे को, एक बार बहुत सी चीजें मांगता है वो, ना करेंगे फिर लगा रहेगा, हाँ दिलवाओगे दिलवाओगे दिलवाओगे, एक बार के हाँ दिलवा देंगे, देखी जाएगी बाद में। तो वो सीरियसनेस है कि नहीं, लीगल पेपर पे लिखवा लो तो वैलिड है, वरना वैलिड नहीं। 2C मैंने बता दिया, प्रोमिसर प्रोमिसी कौन होते हैं, प्रोमिसर ऑफरर और प्रोमिसी ऑफरी, उसकी बातें करता है ये ना। 2A ऑफर, 2B कंसेंट और प्रॉमिस। 2C मीनिंग समझा रहा है, हु इज प्रोमिसर और हु इज प्रोमिसी, यानी ऑफरर और ऑफरी। 2D कंसीडरेशन, क्विड प्रो क्यू, बता चुका हूं ये एग्जांपल। बच्चा गोद लेने वाला कंसीडरेशन लीगल नहीं है, अगर लिया तो बेकार है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। एनफोर्सेबल बाय लॉ बता चुका हूं, एनफोर्सेबिलिटी होने के लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा 2H में, बाइंडिंग हो जाएगा, ना मानने पे क्या होगा, एक्शन। लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जरूरी नहीं, पर हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, उसको एनफोर्सेबल करने के लिए क्या जरूरत है, यहां पे एक सेक्शन 10 है जो मैं पहले से पढ़ा रहा हूं आपको। कौन सा सेक्शन 10, क्या अग्रीमेंट हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल कंसीडरेशन हो, कैपेबल पार्टीज हो, फ्री कंसेंट हो, लीगल पर्पस हो, लॉटरी कितना वॉइड ना हो, मीनिंग क्लियर हो, मैं जो बेचना चाहता हूं वही आप समझ रहे हैं, वरना कंफ्यूजन हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बेकार। पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल चीजों के कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेकार। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लीगल फॉर्मेलिटी जुड़ी है, जैसे प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी भैया तहसील में फोटो वोटो होके बिकती है, घर बैठे प्रॉपर्टी नहीं बिका करती, फॉर्मेलिटी जरूरी है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटी करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वरना सेल परचेज वो नहीं होगी। तो ये सेक्शन 10 को डिफाइन किया गया नीचे के पेजेस पे, तो आप इसे पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत और देख लेंगे इसको, कल देखते हैं आगे।